नमस्कार किसान साथियों, आर्यमपीसीएल की तरफ से आप सभी का इस धान की वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ इस वेबिनार में जुड़े हैं मिस्टर प्रमोद कुमार पांडे सर, हेड एग्रोनॉमिस्ट। 40 सालों से भी ज्यादा एग्रोनॉमी का एक्सपीरियंस रखने वाले पांडे सर को मिट्टी और फसल का डॉक्टर भी कहा जाता है, जो देखकर ही पोषण की जरूरत समझ लेते हैं। संपूर्ण पोषण की तरफ सदा कार्यरत पांडे सर को सच्चा दोस्त भी बोला जाता है। सर, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप इस धान के वेबिनार को शुरू करें। साथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार। गुड इवनिंग सर। नमस्कार सर। गुड इवनिंग सर। आज पुनः एक वीक के बाद हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं। इसमें काफी कुछ पुराने हमारे साथीगण होंगे, कुछ नए फार्मर्स ऐड हुए होंगे, क्योंकि ये पैडी का वेबिनार है। पैडी पे आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा के माध्यम से हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो खरीफ में आप अभी धान की फसल लगाएंगे तो उसमें अच्छे से अच्छा पैदावार गुणवत्ता के साथ मिले। तो वही हमारा सब्जेक्ट भी है, ट्रस्टेड एग्रोनॉमी पार्टनर फॉर यील्ड, क्वालिटी एंड सॉइल हेल्थ। हम आपके पार्टनर बनना चाहते हैं। आरएमपीसीएल पार्टनर हमारे किसानों की बननी चाहती है एग्रोनॉमी के थ्रू और उनकी यील्ड, क्वालिटी और सॉइल हेल्थ के लिए। तो साथियों, हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं कंपनी के बारे में कि हु वी आर। हम लोग आरएम ग्रुप की ये कंपनी है, आरएम फॉस्फेट, और हम डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस में काम करते हैं। हम फर्टिलाइजर में, केमिकल्स में, एफएमसीजी में, एजुकेशन में और लॉजिस्टिक में, तो इतने तरीके के बिजनेस हम लोग करते हैं जिसमें निरंतर हम अपने कस्टमर्स की सेवा बहुत ही क्वालिटी सर्विसेज के साथ में करते हैं। हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं जो कंपनी को रन कर रहे हैं वो बहुत ही यंग एज है उनकी और काफ़ी अच्छा उनका एक्सपीरियंस है। 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है तमाम विभिन्न ब्रांचों में। इस कंपनी को हम एक डायनेमिक तरीके से रन कर रहे हैं। कंपनी का हमारा विजन है कि हम एक ट्रस्टेड बिजनेस हाउस बनना चाहते हैं। ट्रस्टेड बिजनेस हाउस कैसे हम बनेंगे? बाय डिलीवरिंग द गुड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड गुड क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज। तो हम जो भी प्रोडक्ट हमारे कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं, हमारे फार्मर्स तक पहुंचाते हैं, वो एक बहुत हाई क्वालिटी का हो। हाई क्वालिटी से मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से वो बिल्कुल फिट हो और जो हमने बैग पे लिखा हुआ है उतना उस तरीके के न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर हो। सेकेंड थिंग, हमारी सर्विसेज ऐसी होनी चाहिए कि हमारे सभी कस्टमर्स को ये पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट हम कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं और कितने वॉल्यूम में यूज करते हैं। और हमारा मिशन, फिर उस विजन को कंप्लीट करने के लिए हमारा जो कंपनी का मिशन है उसमें हमने कस्टमर को फर्स्ट माना है। जो हमारा कस्टमर है वो प्रथम श्रेणी में आता है। क्वालिटी स्टैंडर्ड हमारा बेटर होना चाहिए और हमारे कस्टमर और क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ साथ हमारा लॉन्ग टर्म ट्रस्ट होना चाहिए कि हम जिनके साथ भी काम करते हैं तो हमारा ट्रस्ट जो है बहुत हाई लेवल का हो। साथियों, जैसा कि आपने देखा कि हमारा जो आरएमपीसीएल का विजन है, विजन ऑफ ए स्ट्रॉन्गर नेशन, तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे जो हम लोगों ने ग्राफ चलाया है, यहाँ पे स्टार्टिंग से अगर नीचे जो हमारा कर्सर देखेंगे हम सबसे पहले फोकस करते हैं कि हमारे देश के किसानों की मिट्टी जो है वो स्वस्थ होनी चाहिए, हेल्थी सॉइल होनी चाहिए। क्योंकि अगर मिट्टी आपकी स्वस्थ होगी तो आगे की सारी चीजें अपने आप से आप अच्छी क्वालिटी की ले सकते हो। हेल्थी सॉइल पे हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं, इस तरीके का फार्मर को ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं कि उनकी सॉइल में निरंतर अच्छे से अच्छा उसकी हेल्थ अच्छी हो। अच्छी अगर हेल्थ होगी सॉइल की तो साथियों हमारी क्रॉप भी हेल्दी आएगी। हम उसके अंदर जो भी बीज डालेंगे वो एक अच्छी क्वालिटी का बीज बनेगा और हमारी क्रॉप हेल्दी होगी। हेल्दी क्रॉप हमारी होगी तो हमारी कैटल्स, हमारे जानवर जो हैं वो भी हेल्दी होंगे। वो कैसे होंगे? क्योंकि किसी भी क्रॉप का प्रोड्यूस जो है, ग्रेन्स जो हैं, वो हम लोग कंज्यूम करते हैं, मानव कंज्यूम करता है, और जो उसका बचा हुआ भाग है वो हमारी कैटल्स खाती है।
तो अगर हमारी क्रॉप्स हेल्दी होंगी, उनके अंदर अच्छे उच्च क्वालिटी के पोषक तत्व होंगे, तो आपके चारे के अंदर भी जो बचा हुआ भाग है, जो हस्क है, उसके अंदर भी आपके अच्छे न्यूट्रिशन वैल्यू जाएगी और हमारी कैटल्स हेल्दी होंगी। कैटल्स हमारी हेल्दी होंगी तो हमको मिल्क जो है, उनके थ्रू जो दूध मिलता है वो हेल्दी मिल्क मिलेगा, और हेल्दी मिल्क मिलेगा तो हम लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, और हम लोग अगर हेल्दी होंगे तो हमारा नेशन ऑफ कोर्स हेल्दी बनेगा। सो इस विजन को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें निरंतर हम ये चाहते हैं, हर एक वेबिनार के माध्यम से, हर एक मीटिंग के माध्यम से, इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट के माध्यम से, कि इसकी एक चैन बने, आप सब लोग जुड़ते जाएं और एक ऐसा भारत का निर्माण करें जिसमें कि हमारी मिट्टी से लेकर और हमारे नेशन का हर एक आदमी वो हेल्दी हो। सर, जैसे कि पूरे भारतवर्ष में पैडी एक प्रमुख खाद्य के तौर पर उगाया जाता है, साउथ में तो एक प्रमुख खाद्य के तौर पर माना जाता है, तो सर क्या आप हमें बता सकते हैं कि पूरे देश भर में पैडी के ऐसे कौन से कल्टीवेशन ट्रेंड चल रही है? थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है पूजा। हम बात इसी पे करने वाले हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड हमारी इसी पे आने वाली है कि इम्प्रूव कल्टीवेशन ऑफ द पैडी क्रॉप। ग्लोबल ट्रेंड कैसा चल रहा है, बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसी चल रही हैं, और मॉडर्न एग्रोनॉमी और टेक्नोलॉजी कैसे चल रही है। अगर आप देखा जाए तो 3.5 बिलियन पीपल जो पैडी क्रॉप के सराउंडिंग है, इतने लोग इस क्रॉप से अपना जीवन यापन कर रहे हैं या उसके सराउंडिंग काम कर रहे हैं। 167 मिलियन हेक्टेयर्स में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में पैडी की क्रॉप होती है। 520 जो मैट्रिक टन ग्लोबल एनुअल प्रोडक्शन है, मिलियन टन आपका प्रोडक्शन है, और 90% प्रोड्यूस जो है उसका एशिया के अंदर होता है। तो एशिया एक बहुत बड़े एरिया है जहाँ पे पैडी क्रॉप हम लोग उगाते हैं। इसको अगर साइंटिफिक नेम इसका देखा जाए तो ओरिया सटाइवा है, जो एशियन राइस भी इसको बोलते हैं, और ये एशिया में करीब 90% होती है, जैसा मैंने आपको बताया। खरीफ सीजन में ये जून से नवंबर तक, तो अभी हम लोग जून में ही चल रहे हैं, तो अभी इसका सोइंग टाइम खरीफ के लिए बहुत ही सुइटेबल है। रबी में नवंबर से अप्रैल तक ये सेकंड सीजन आता है, जिसको रबी क्रॉप बोलते हैं। पैडी रिक्वायर्स 1200 to 2000 mm ऑफ वाटर पर क्रॉप सीजन। ये पानी इसको बहुत ज्यादा चाहिए रहता है, इसीलिए आपने देखा होगा जो सॉइल ऐसी हैं जिनमें पानी रुकता है, जहाँ पे रेनी सीजन बहुत लंबे ड्यूरेशन तक रहता है, ऐसे एरिया में पैडी क्रॉप ज्यादा हम लोग उगाते हैं। ओवर 40,000 राइस वेराइटीज आर कल्टिवेटेड इन द वर्ल्ड वाइड। पैडी की मैक्सिमम वेराइटीज हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 40,000 वेराइटीज हैं, जो क्रॉप जो आपके एरिया स्पेसिफिक हैं, आपका सीजन स्पेसिफिक हैं, ऐसे तमाम एरिया के लिए, डिफरेंट एरिया के लिए डिफरेंट वेराइटीज पैडी में हमारे वैज्ञानिकों ने निकाली हैं। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। राइस कंट्रीब्यूटेड 40% ऑफ द इंडिया टोटल एग्रीकल्चर जीडीपी। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन राइस का है या पैडी का है। एवरेज फार्म गेट यील्ड 2900 एवरेज यील्ड हम लोग पर हेक्टेयर इंडिया में लेते हैं, जबकि ग्लोबली अगर देखा जाए तो 4700 केजी पर हेक्टेयर है। तो हम लोग करीब 60% 50% पे यील्ड में बैठे हुए हैं। इसको हमारे पास बहुत बड़ा स्कोप है पैडी में, जिसमें हम हमारी यील्ड को क्वालिटी के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं, और आज उसी पे हम बात करेंगे। अगर ग्लोबल ट्रेंड देखा जाए तो ग्लोबल ट्रेंड में आप देखिए कि ग्लोबल ट्रेंड में इंडिया में आपका टोटल कंट्रीज में देखा जाए तो इंडिया में 45 मिलियन हेक्टेयर्स में पैडी होती है, चाइना में 29 मिलियन में। इसी तरीके से सीक्वेंस वाइज बांग्लादेश, इंडोनेशिया, थाईलैंड और आपके अदर कंट्रीज में आपका यहाँ पे हमने दिया है, और डाटा हमने करीब आपका यहाँ पे करीब 10-12 साल का दिया है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। आप देखा जाए तो एवरी ईयर ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है। अगर 2018 में देखो तो आपका 167 मिलियन हेक्टेयर में था, और 2023 में भी सेम है। तो हमारा ट्रेंड जो है पैडी राइस का ऑलवेज बढ़ता जा रहा है।
ग्लोबल ट्रेंड अगर हम देखें तो ग्लोबल ट्रेंड में हमारा वर्ल्ड एवरेज जो है हमने आपको बताया 4700 केजी पर हेक्टेयर है। इंडिया में 2900 केजी पर हेक्टेयर है। टॉप यील्डिंग कंट्रीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में जो हमने ग्राफ दिया है उसमें सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में 10,200 आपका केजी पर हेक्टेयर प्रोडक्शन आता है। जबकि अगर वही प्रोडक्शन आप इंडिया में देखेंगे तो 2,900 है और इजिप्ट जैसी कंट्रीज में भी 9,700 है। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ा स्कोप है पैडी में कि हम यील्ड को अपनी इम्प्रूव करें और हमारी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करें। ग्लोबल ट्रेंड अगर हम देखें तो राइस प्रोडक्शन हमारा कितने मिलियन टन्स में होता है। सो इंडिया शेयर इज ग्लोबल प्रोडक्शन रोज फ्रॉम द 21% 1990 में और अब हम 26% पे अप्रोक्सीमेटली बैठे हैं। ये 2023 का डाटा है। इंडिया एक्सपोर्ट 22 मिलियन टन्स ऑफ द राइस इन 2022-23 अकाउंटिंग फॉर द 40% ऑफ द ग्लोबल राइस ट्रेड। तो इंडिया का जो हम लोग एक्सपोर्ट भी काफी बड़ी क्वांटिटी में करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में चाइना 28%, ग्रीन में लाइट ग्रीन में 24% इंडिया है और आपका ये अदर कंट्री सारे रिमेनिंग एरिया में। स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो हमारा जो लेफ्ट सेक्टर में एरिया लेफ्ट सेक्टर में है वो वेस्ट बंगाल में काफी बड़ा एरिया है, 60 लाख हेक्टेयर का है। उसके बाद फिर हमारा आंध्र प्रदेश में 40 लाख हेक्टेयर का है, छत्तीसगढ़ में 38 लाख हेक्टेयर का है। इसी तरीके से हमारा देखा जाए तो मेजर एरिया वेस्ट बंगाल में पैडी में आता है, फॉलोड बाय द आंध्रा, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, तेलंगाना। स्टेट वाइज अगर हम देखें यील्ड कंपैरिजन तो स्टेट वाइज यील्ड कंपैरिजन में आप देख सकते हो कि पंजाब हाईएस्ट यील्ड लेता है 4,410 केजी पर हेक्टेयर, मतलब 44 क्विंटल एक हेक्टेयर में अप्रोक्सीमेटली। लोएस्ट अगर देखा जाए तो आसाम में है आपका 18 क्विंटल पर केजी पर हेक्टेयर। तो ये बहुत बड़ा गैप है हमारा इंडिया में ही कि पंजाब से आसाम तक अगर हम देखें तो हमारी यील्ड में बहुत बड़ा गैप है और इन्हीं चीजों को देखते हुए हमारा नेशनल एवरेज जो है कम हो जाता है। तो नेशनल एवरेज 2,900 केजी पर हेक्टेयर है। तो यील्ड गैप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। अभी जो हम यील्ड ले रहे हैं हमारे पास डबल करने की अपॉर्चुनिटी है और वो डबल कैसे कर सकते हैं? वी विल सेलेक्ट गुड क्वालिटी ऑफ द वेराइटीज, ठीक है ना। हेलो सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि पंजाब पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान पर है पैडी के उत्पादन में। लेकिन ऐसी क्या किस्में हैं सर, बहुत अच्छी सी जो किस्में होंगी, जो क्या आप हमें बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी किस्में हमारे किसान भाइयों ने अपनानी चाहिए और उनका उत्पादन बढ़ाना चाहिए? या थैंक यू पूजा। सो बहुत बड़ा गैप है, जैसा कि मैं बात कर रहा था, यील्ड गैप अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। तो वो उस अपॉर्चुनिटी में हम क्या कर सकते हैं? तो एक तो हमारा सिलेक्शन ऑफ द वेराइटीज बहुत ही केयरफुली हमको करना है, हमारी सॉइल के हिसाब से, हमारे एरिया के हिसाब से और वहाँ का टोटल रेनफॉल के हिसाब से। तो जिसमें ये HYV जो वेराइटीज होती हैं, हाई यील्डिंग वेराइटीज, उसमें कुछ वेराइटीज मैंने यहाँ पे दी हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ पंजाब के भी किसान जुड़े होंगे, यहाँ पे महाराष्ट्र के भी किसान होंगे, यहाँ पे मध्य प्रदेश के किसान होंगे, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के फार्मर होंगे। तो वो वैरायटी जो है आपको अपने एरिया के हिसाब से सिलेक्ट करनी। जैसे IR64 बहुत अच्छी वैरायटी है, IR36, IRRI जो ब्रेड है, ये वाइट आपकी बड़े रीजन में इसको एक्सेप्ट किया गया है। तो ये वैरायटी आपको बहुत बड़े लेवल पे बहुत सारे एरिया में चलती है, लेकिन फिर भी आप अपने एरिया को देखते हुए उनका सिलेक्शन करें। स्वर्णा वैरायटी है जो मोस्ट पॉपुलर इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। पूसा बासमती है जो प्रीमियम वैरायटी है, जो एक्सपोर्ट में काम आती है। संभा मसूरी वैरायटी है, ये भी प्रीमियम वैरायटी है जो कि मैक्सिमम इसका एक्सपोर्ट होता है और ये इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। हाइब्रिड राइस में अगर आप देखा है तो आपका 6201 है, एराइज AJ 8433 है। ये 15 to 20% हायर यील्ड वर्सेस HYV वेराइटीज हैं।
ये हाइब्रिड वैरायटी में आती हैं। तो हाइब्रिड वैरायटी में भी अभी काफी हाइब्रिड वैरायटीज आ रही हैं पैडी में, तो आप अपने एरिया के हिसाब से उनका सिलेक्शन करें। आईसीआर भी बहुत वैरायटी डेवलप करता है पैडी के लिए। मैक्सिमम वैरायटीज आईसीआर जो डेवलप करता है वो पैडी के लिए करता है और वीट के लिए करता है। तो आईसीआर की वैरायटी है KRH4, BHP 71, इनकी तरफ से जा सकते हैं। और स्ट्रेस टॉलरेंट वैरायटीज भी इंडिया में अब अवेलेबल है, जिसमें स्ट्रेस टॉलरेंट कैसी होती है, जैसे आपका बारिश बहुत कम हुआ या ड्रॉट हो गया, तो उस टाइप की भी वैरायटीज हैं, उनका भी चुनाव आप अपने एरिया के हिसाब से कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो इम्प्रूव्ड एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस फॉर द हायर यील्ड अगर हम बात करें पैडी के लिए, तो हमने 6 पार्ट में उसको डिवाइड किया है। जैसे सीडलिंग मैनेजमेंट सबसे पहले होता है, जो आप नर्सरी तैयार करते हैं। तो नर्सरी तैयार करते समय हमको बहुत केयरफुल नर्सरी तैयार करनी है। एज 20 से 25 डेज का रखना चाहिए ट्रांसप्लांटिंग के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम का नर्सरी रेडी करके नहीं रखना चाहिए। उसके बाद डेपोक नर्सरी जो रहती है फॉर हेल्दी सीडलिंग, डेपोक जो नर्सरी होती है बहुत सारे हमारे फार्मर्स उसको तैयार करते हैं। ये फिलीपींस में डेवलप की गई थी ये टेक्नोलॉजी, और बिना मिट्टी के इसको तैयार करते हैं, जैसे आप लकड़ी पे या पॉलीथीन पे, जिससे कि उसकी रूट जो है खराब नहीं होती। इसको डेपोक नर्सरी कहते हैं। 2-3 सीडलिंग हिल्स एट द 20 into 15 सेंटीमीटर स्पेसिंग पे रख सकते हैं। और SIR मेथड, सिंगल सीडलिंग हिल्स, SIR मेथड से भी आपको कर सकते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, तो इस पे भी सीडलिंग आप तैयार कर सकते हैं। वाटर मैनेजमेंट में अगर देखा जाए तो अल्टरनेट वेटिंग ड्राइंग सेव, जिसको कि AWD, ये सिस्टम आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ये सिस्टम इस तरीके का रहता है कि अल्टरनेट आप वाटर उसमें अपने फील्ड में देते हैं। जैसे आप फील्ड से सारा पानी सूख जाने देते हैं, फिर 2-3 दिन के लिए ड्राई रखते हैं, उसके अगेन फिर आपको वाटर सप्लाई करते हैं। तो इस तरीके का जहाँ पे बारिश कम होती है ये सिस्टम आप अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसमें कि 25 से 30% तक आपका वाटर जो है सेव होता है। और सॉइल कल्चर सेव द 40% ऑफ द वाटर, अगर आप सॉइल कल्चर वगैरह यूज करते हैं तो उसमें भी आपका वाटर काफी सेविंग होता है। क्रिटिकल स्टेजेस जो रहती हैं वो पैडी में पैनिकल स्टेज और टिल्लिंग, जिस टाइम पे टिल्लिंग हो रही होती है और पैनिकल इनिशिएशन हो रहा होता है, उस टाइम पे पानी जरूर नमी रहनी चाहिए, नहीं तो उस टाइम पे आपका पैनिकल ग्रेन जो है वो प्रॉपरली भर नहीं पाता है या बन नहीं पाता है और आपकी यील्ड कम हो जाती है। उसके बाद अगर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे जाएं तो NPK आपका पर हेक्टेयर 120 से 60 और 60, मतलब 120 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस और 60 kg पोटास की आवश्यकता हाई यील्डिंग वैरायटीज के लिए इसमें रिकमेंडेशन दी गई है। नाइट्रोजन के हमेशा डोजेज जो है आप स्प्लिट डोजेज में दें, बेसल प्लस टिल्लिंग प्लस PI फॉर्म में जब पैनिकल स्टेज हो। जिंक 25 kg पर हेक्टेयर आपका ZnSO4 से आप दे सकते हैं। और LCC नाइट्रोजन उसके लिए आपको बहुत जरूरी है, आप लीफ कलर चार्ट देख के ही नाइट्रोजन को यूज में लाएं। क्रॉप प्रोटेक्शन में मैक्सिमम अभी आप कोशिश करें कि तो आपका पेस्टिसाइड है पूरा पेस्टिसाइड पे निर्भर नहीं रहे, जो केमिकल पेस्टिसाइड रहता है आप IPM अप्रोच करें। IPM सिस्टम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पे आप हैं और उसमें आपको मॉनिटरिंग करें, थ्रेशोल्ड एक्शन, BPH, स्टेम बोरर, ब्लास्ट आर द मेजर थ्रेट्स। BPH जो रहता है वो स्टेम बोरर ब्लास्ट रहता है, ये काफी डैमेज करता है आपकी क्रॉप जब ये आता है। तो BPH की प्रॉब्लम बहुत सारे स्टेट्स में होती है, तो उस टाइम पे आप इसका पौधा पीला होके ये सूखने लगता है। और बायो कंट्रोल की तरफ जाकर ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें। प्री हार्वेस्टिंग इंटरवल 7 से 14 डेज फॉर द पेस्टिसाइड्स रखें। जब आप जब हार्वेस्टिंग करें तो आप 7 से 14 दिन पहले पेस्टिसाइड का उपयोग करना बंद करें। स्पेसिंग अगर देखा जाए तो वाइड रो स्पेसिंग इम्प्रूव द सोलर इंटरप्शन। आप अगर मान लीजिए स्पेसिंग अच्छा रखते हो तो
तो आपकी सनलाइट अच्छी जाएगी, पौधे में टिल्लिंग अच्छी होगी, पौधे का विकास अच्छा होगा और ओवरऑल आपका प्लांट बढ़िया बनेगा। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, SRI सिस्टम जो है उसको प्रमोट करें, मैंने आपको ऊपर बताया है। मशीन ट्रांसप्लांटिंग, मशीन से अगर ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो 25x15 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड साइज रहता है, उसके हिसाब से आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। और लाइन सोइंग में डायरेक्ट सीड अगर सोइंग करते हैं जो DSR सिस्टम कहलाता है तो उससे लाइन सोइंग करें। टेक्नोलॉजी, आज की डेट में टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो आप DPS गाइड ट्रांसप्लांटिंग मशीन का उपयोग करें, ड्रोन का उपयोग करें आपका पेस्टिसाइड स्प्रेइंग के लिए, और सॉइल टेस्टिंग एवरी 3 इयर्स में एक बार मिनिमम आपको कराना चाहिए, जिससे कि आपको न्यूट्रिशन लेवल उसका मालूम पड़ता रहे। तो इस टाइप की आप टेक्नोलॉजी भी उपयोग कर सकते हैं। अब साथियों, ये स्लाइड आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारे साथ में सर क्या आप आज यहाँ पे जुड़े हुए हैं। सर क्या आप सुन रहे हैं मुझे? सर या आपने पूजा, जो सारी तकनीकें बताई हैं उनसे वाकई ही किसान भाई अपना पैडी का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसी क्या पोषण प्रबंधन करनी चाहिए जिससे कि हम हमारे फसल का उत्पादन तो बढ़ाए ही, लेकिन उसके साथ उसकी गुणवत्ता भी बढ़ाए। या पूजा, बहुत उचित प्रश्न है आपका। और मैं हमारे सभी किसान भाइयों को इस स्लाइड के और आगे 2 स्लाइड के माध्यम से ये समझाना चाहूंगा कि पोषक तत्व जो है किसी भी क्रॉप में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपने सीड का सिलेक्शन बहुत अच्छा कर लिया, सीड का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा कर दिया, सॉइल आपकी बहुत हेल्दी है, और अगर आपने पोषक तत्वों का प्रबंधन नहीं किया तो आपकी क्रॉप जो है हेल्दी क्रॉप नहीं आएगी, क्योंकि जो फूड उसको देना चाहिए, वो जो रिक्वायरमेंट है, वो फूड के लिए पोषक तत्वों की सप्लाई आपको पौधे में करनी आवश्यक है। तो आप ये स्लाइड जो देख रहे हैं, इसमें आपको देख सकते हैं कि हमारे पौधे की साइकिल के लिए, किसी भी पौधे की साइकिल के लिए 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें कि 3 पोषक तत्व जो आपके लेफ्ट साइड में यहाँ पे हैं, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनको प्राइमरी पोषक तत्व भी बोला जाता है, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास कहलाते हैं, जो कि हम अपने फसल में उसके फसल चक्र को पूरा करने के लिए सप्लाई करते हैं, रूट के माध्यम से या फिर लीव्स के माध्यम से। सेकेंडरी पोषक तत्व जो हमारे होते हैं वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है, और इसके अलावा फिर 9 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो 9 होते हैं, इसमें जिंक, आयरन, मैग्नीज, निकिल, क्लोरीन, कॉपर, बोरान, मोलिब्डेनम और सिलिकॉन, ये 9 होते हैं। तो 3 हमारे प्राइमरी हो गए, 3 सेकेंडरी हो गए, 9 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो टोटल मिला के हमारे 15 पोषक तत्व हो गए। और 3 पोषक तत्व जो होते हैं वो नॉन मिनरल होते हैं, जिनको हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में पौधे को हमारी प्रकृति के थ्रू मिलते हैं या सृष्टि से मिलते हैं। तो ये पोषक तत्व कुल मिला के आपके 18 हो गए। 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है पौधे के को अपनी लाइफ साइकिल चलाने के लिए। और ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्लांट इनके बिना अपनी लाइफ साइकिल को पूरा नहीं कर सकता है। दे कैन नॉट बी रिप्लेस बाई एनी अदर एलिमेंट्स, इनको किसी अदर एलिमेंट से रिप्लेस भी नहीं कर सकते हैं। दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्लांट मेटाबॉलिज्म, इनको डायरेक्टली ये इन्वॉल्वमेंट रहता है प्लांट के साथ में मेटाबॉलिज्म में, और ये जो है बहुत ही एसेंशियल सारे पोषक तत्व आपके फसल के लिए होते हैं। अब ये देखा जाए तो जैसे मैंने आपको बताया कि सॉइल की देखभाल भी करनी है, और आपको हाई यील्ड भी लेना है और क्वालिटी भी लेना है। तो आजकल आप जो चल रहा है वो हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट पे काफी फोकस चल रहा है। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट क्या होता है कि जिसमें हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर और बायो फर्टिलाइजर एक समान अनुपात में उसको डिवाइड करके देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि ऑर्गेनिक सोर्सेज से जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है वो आपकी सॉइल की हेल्थ को केयर टेक करता है, उसका कार्बन परसेंटेज इंक्रीज करेगा, उसमें एरेशन के लिए मिट्टी अच्छी करेगा, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा,
ठीक है, तो वो हमारा सॉइल की हेल्थ को टेक केयर करता है। केमिकल फर्टिलाइजर में अगर देखा जाए तो केमिकल फर्टिलाइजर जो मैंने आपको 18 न्यूट्रिएंट्स बताए, ये हमारे पौधे की लाइफ साइकिल को चलाने के लिए उसके केयर टेकर है। तो उसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे एनपीके फर्टिलाइजर है, आप डालते हो 12-32-16, 20-20-0-13। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे जिंक है, बोरान है, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है जो कि पूरी रेंज आती है 19-19, 12-61-0, 0-34। और स्लो रिलीज कुछ फर्टिलाइजर आते हैं जिनके न्यूट्रिएंट्स बहुत ही स्लो लेवल में रिलीज होते हैं और पौधों को मिलते रहते हैं। जैसे नीम कोटेड यूरिया, नीम कोटेड क्यों किया गया, क्योंकि वो स्लो रिलीज हो उसमें नाइट्रोजन। और बायो फर्टिलाइजर में आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कुछ बायो फर्टिलाइजर्स आते हैं, आपका टीएसवी कल्चर आता है, आपका माइकोराजा फंगी आता है जो कि फंगल के रूप में काम करता है। तो ऐसे एक कॉम्बिनेशन बनाया गया इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट करके, जिसमें कि आपको अगर 100 रुपीज खर्च कर रहे हो तो आपको 20 रुपए आपकी सॉइल के ऊपर खर्च करना है, 80 रुपीज आपको इस पे केमिकल फर्टिलाइजर भी यूज करना है, और 60 रुपीज केमिकल फर्टिलाइजर भी यूज करना है, और बचा हुआ 20 रुपीज जो है वो बायो फर्टिलाइजर पे, सीड ट्रीटमेंट पे, इन सब चीजों पे खर्चा करना, जिससे कि आपकी फसल में एक समान अनुपात में आपको सारे फर्टिलाइजर मिले, और जो खाद आप अपने जमीन में डाल रहे हो वो जमीन की परिस्थिति ऐसी बन पाए कि वो पौधे को अपटेक करके वो खाद पहुंचा सके और पौधे में भोजन बना सके। तो साथियों, ये सारे जो मैंने आपको न्यूट्रिशन बताए, तो सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में ये आई कि अभी तक हमारे पास कुछ ऐसे फर्टिलाइजर नहीं थे जिसमें ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन एक ग्रेन के अंदर हो। हमारे जो भी अभी तक फर्टिलाइजर बनते थे वो उसमें 2 न्यूट्रिशन, 1, 2 और 3, और बहुत ज्यादा तो 4, तो इस टाइप के पोषक तत्व हमारी खाद के अंदर थे। तो सबसे बड़ा चैलेंज जब ये आया कि अब हमारे जमीन के अंदर पोषक तत्वों का अभाव है और हमको हमारी फसल को ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व सप्लाई करने चाहिए, तब भारत सरकार ने और बड़ी बड़ी कंपनियों ने मिलकर कुछ ऐसे खादों का निर्माण किया जिनमें ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व उस एक दाने के अंदर समान मात्रा में डाले गए। समान मात्रा में, ये बहुत बड़ी बात है। आप ये पोषक तत्व अलग से भी दे सकते हो, लेकिन समान मात्रा में 1 एकड़ में डिस्ट्रीब्यूट करना ये एक बहुत डिफिकल्ट काम है। तो तब आरएम फॉस्फेट ने महावीरा जीरोन पावर प्लस का निर्माण किया। ऊपर आप देख सकते हो, इसका नाम भी हमने ऐसा दिया है कि न्यूट्रिशन का शिक्षक। इसके अंदर 6 पोषक तत्व हैं, और 6 पोषक तत्व कौन कौन से हैं? इसके अंदर फास्फोरस है 16%। फास्फोरस क्या काम करता है? फास्फोरस काम करता है आपके रूट डेवलपमेंट का और प्लांट में एनर्जी सप्लाई का। सल्फर है इसके अंदर 11%, जो कि आपका प्रोटीन और ऑयल सिंथेसिस का काम करता है। कैल्शियम है आपका 19%, जो कि सेल वॉल और को स्ट्रेंथन करता है। बोरान है इसमें आपका 0.2%, जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 0.5% आपका जिंक है, जो कि एंजाइम और ग्रोथ हार्मोन्स में स्टार्टिंग से काम करता है, रूट लेवल जब से बनना चालू होती है। और मैग्नीशियम है जो क्लोरोफिल को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये 0.5% है। तो ये 6 पोषक तत्व समान मात्रा में हर एक दाने के अंदर कंपनी ने इस खाद के अंदर डाले और ये हमारे किसान भाइयों तक भेजा। फसल आपकी कोई भी हो, चाहे धान हो, मक्का हो, ज्वार, बाजरा, कॉटन, और हमारे किसान भाइयों ने इस खाद को हर एक फसल में उपयोग में लिया और उनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन यही था कि इसके अंदर समान मात्रा में जब आप 6 पोषक तत्व शुरुआती अवस्था से दे रहे हो तो निश्चित रूप से आपका पौधे का विकास अच्छा होगा, उसमें फल फूल अच्छे बनेंगे और आपकी ईल्ड, पैदावार क्वालिटी के साथ बढ़ जाएगी। अब ये डालने से होता क्या है? इसके की बेनिफिट्स क्या है? इसके की बेनिफिट्स हैं कि ये आपका स्ट्रॉन्गर रूट और स्टेम बनाता है, क्योंकि आपका स्टार्टिंग लेवल से आपका फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक, बोरान, ये सारी चीजें उसको मिलती है। वेटर फ्लावरिंग आती है, क्योंकि
शुरुआती अवस्था से बोरान दे देते हो। इम्प्रूव फ्रूट क्वालिटी, कैल्शियम है उसमें, फ्रूट क्वालिटी जो है इम्प्रूव हो जाती है। और हायर क्रॉप यील्ड, और इन सब चीजों को अगर देखा जाए मिला के तो एक अच्छी क्वालिटी की उच्च गुणवत्ता वाली आपकी यील्ड बनती है। तो ये कंप्लीट न्यूट्रिशन का सिक्सर है, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है न्यूट्रिशन का सिक्सर। 6 पोषक तत्व समान मात्रा में हर एक दाने के अंदर इसके अंदर डाले गए। सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने हर स्टेज के अनुसार धीरोन पावर प्लस के पोषण प्रबंधन को कहा है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे फार्मर हैं जो डीएपी का इस्तेमाल करके अपनी फसल की बुआई करते हैं। तो डीएपी और महावीरा जीरोन पावर प्लस, इनके कंपैरिजन में जीरोन पावर प्लस क्यों फायदेमंद है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं सर। ठीक है पूजा, थैंक यू। ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं एक कंप्लीट डोज इसका पर एकड़ आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, उसके बाद उस स्लाइड पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसका रिकमेंडेड डोज पैडी का क्या है? रिकमेंडेड डोज अगर देखा जाए इसको आरडीएफ बोलते हैं, रिकमेंडेड डोज ऑफ द फर्टिलाइजर, जो कि हमारे वैज्ञानिक तय करते हैं। तो पर एकड़ में आपका 48, 24, 16, जैसे मैंने आपको बताया था 120, 60, 40 पीछे बताया था पर हेक्टेयर का डोज। अब यहाँ पे हम पर एकड़ का डोज आप लोगों की सुविधा के लिए डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम देखें इसका, तो पर एकड़ डोज आपको 48 किलो नाइट्रोजन लेना है, 24 किलो फास्फोरस लेना है और 16 किलो पोटास लेना है 1 एकड़ के लिए। तो अगर मान लीजिए हम 24 किलो फास्फोरस लेते हैं तो जीरोन पावर प्लस से लेते हैं, तो हमको 3 बैग जीरोन पावर प्लस के लगेंगे, क्योंकि इसमें 16% फास्फोरस होता है। एक बैग के अंदर 8 किलो आ गया, तो 3 बैग 1 एकड़ के लिए हमारे सफिशिएंट हैं कि हम 3 बैग एट द टाइम ऑफ सोइंग, या मिट्टी तैयार करते समय या ट्रांसप्लांटिंग से पहले उसको अपने खेत में फैलाते हैं। साथ में 26 किलो पोटास, यूरिया 30 किलो, और माइको राजा जो हमने बात की थी आपको, वो 4 किलो पर एकड़। तो ये डोज हम मिक्स करके साथ में थोड़ा सा MgSO4 25 किलो ले लें, और इसको बेसल डोज में आपका मिट्टी तैयार करते समय, जब आप पलेवा बनाते हो या फिर ट्रांसप्लांटिंग से पहले, इसको आप अपने खेत में डाल दीजिए। यूरिया के डोजेज जो हैं वो आपको स्प्लिट डोज में डालना है। तो यूरिया आप देखो 20 से 25 दिन पे, 40 से 45 दिन पे और 85 से 90 दिन पे आपको यूरिया के स्प्लिट डोज डालने हैं। साथ में जो हमने एमिट्रॉन, बोरान और MgSO4 लिखा हुआ है, MgSO4 बेसल में डलवा दिया। ये प्रोडक्ट हम आपको आगे बताएंगे कि कौन से स्टेज पे डालना है। और जो फार्मर हमारे बहुत अच्छे हैं वो फिर वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर के भी शेड्यूल चालू कर सकते हैं। तो हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं कि वो शेड्यूल आप कैसे चालू करें। जैसे आपने फर्स्ट डोज दे दिया, 3 बैग महावीरा जीरोन पावर प्लस, साथ में 30 किलो यूरिया, MOP 26 किलो, सिमट्रॉन 4 किलो। ये डोज आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये बेसल डोज आपने वहां पे दे दिया। उसमें क्या मिल गया आपको? फास्फोरस, जिंक, बोरान, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम। साथ में आपने पोटास दे दी, यूरिया दे दी, तो आपके हो गए कितने? 8 पोषक तत्व आपने वहीं पे दे दिए। 8 पोषक तत्व जैसे ही पौधा जन्म लेगा, पौधे के रूट के थ्रू आपका उसका विकास में 8 पोषक तत्व अपना काम करने लगे। तो ये एक बहुत अच्छा आपका बैलेंस खाद आपने अपने पौधे में सप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद जैसे पौधा 20 से 25 दिन का होता है, आप उसमें 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से नाइट्रोजन का ब्रॉडकास्टिंग कर दो। और एक प्रोडक्ट आता है वैलिको, जिसमें 11-11-8 मतलब 11-11-8, 11% नाइट्रोजन, 11% फास्फोरस, 0.8% आपका पोटास। उसका स्प्रे 250 ml प्रति एकड़ करना है। और इसके अंदर 2 पोषक तत्व और है, जिंक है और बोरान है। तो बलिको में 5 पोषक तत्व आपको पौधे को मिल जाएंगे। वो क्या करेंगे? आपकी फसल को पीलापन नहीं आने देंगे। जब ऊपर से आपका ये पोषक तत्व सप्लाई करोगे लीव्स के थ्रू, फसल रोग मुक्त रहेगी। फसल व दानों की गुणवत्ता को बढ़ाने में भी बाद में काम में देंगे, और पौधे हरे भरे और मजबूत रहेंगे। तो आपका वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी बनाएंगे। बुआई से 40 से 45 दिन बाद
आप सब लोग इस चीज को बहुत ध्यान से देखना कि जो आपकी धान की फसल है उसको वो जिंक लविंग क्रॉप है, जिंक बहुत ज्यादा चाहिए रहता है उसको। जो लोग जिंक की कमी अपनी फसल में होने देते हैं उनकी फसल में हर एक एरिया में एक रोग होता है जिसको खैरा रोग बोलते हैं, वो रोग बहुत ज्यादा आता है। और रोग के साथ साथ में जब उनका प्रोड्यूस निकलता है, जब धान को जो उत्पादन निकलता है, राइस बनता है, तो उस राइस के अंदर जिंक की बहुत डिफिशियंसी रहती है। तो जो हम लोग खाते हैं तो वो हमारा खाना पूर्ण नहीं होता। तो इसलिए जिंक लविंग क्रॉप है, जिंक इसको हमको देना चाहिए। पहले हमने जीरोन पावर प्लस के थ्रू जिंक दे दिया, अब हम यहाँ पे जिंटाविक, एक प्रोडक्ट आता है जिंटाविक, जिसमें 39.5% जिंक रहती है, तो वो उसका एक स्प्रे 250 ml प्रति एकड़ करेंगे। ये सब बहुत सस्ती चीजें हैं, लेकिन इनके फायदे इतने बड़े हैं कि आप जब कैलकुलेशन करने बैठोगे तो आप सोचोगे बहुत ही, ये तो बहुत ही सुपीरियर चीज है। तो उसके लाभ क्या होंगे? पत्तियां हरी रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी, कल्ले ज्यादा फूटेंगे, जिंक से आपके पैदावार बेहतर होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और दानों की गुणवत्ता बढ़ेगी। और उसी के साथ में आपको एमिट्रॉन जेड, जो कि 25 अमीनो एसिड का मिश्रण है और साथ में उसके अंदर भी 6.8% जिंक है, तो एक स्प्रे उसका भी आपको 250 ml प्रति एकड़ करना है। फिर उसके बाद जब बुवाई के 50 से 55 दिन हो जाएं, तब आपको मोनो अमोनियम फास्फेट, जिसको 1261 बोलते हैं, 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में, मतलब 1 kg पर एकड़ के हिसाब से आप उसका स्प्रे कर दीजिए, तो आपका 50 से 55 दिन वाला ये काम कंप्लीट हो जाएगा। और फिर एक बोटरी का स्प्रे 200 ml का उसी टाइम पे आपको करना है, जिससे कि आपको अगेन फिर आपके पौधे को बोरान मिल जाएगा। ये 1261 क्या काम करता है? इसमें आपका फास्फोरस रिच है, नाइट्रोजन थोड़ा सा है, तो कल्ले जो फूटे हैं उनको और विकसित करेगा, फूल वालियां विकसित करेगा, पौधे हरे भरे होंगे। देखिए पौधे में हर एक स्टेज पर आपको फर्टिलाइजर के डोजेज देने पड़ते हैं, नहीं तो एक पर्टिकुलर विकास हो गया फिर वहां पे वो रुक जाता है, उसके आगे वो विकास बढ़े, उससे आगे वो उसका डेवलपमेंट फास्ट हो, तो उसके लिए आपको न्यूट्रिशन वैल्यू उस टाइम पे देनी पड़ेगी। बुआई के 60 से 65 डेज पे आपको यूरिया जो बचा हुआ भाग है वो दे देना 15 किलो, और बुआई के 75 से 80 दिन के बाद आपको जब दाना मेच्योर होने लगता है, दाना बन जाता है, तो उसमें वजन पैदा करने के लिए आपको 0050 का एक स्प्रे करना है, जिससे कि आपकी बालियों का अच्छा विकास होगा, पौधे में जो दाने बने हैं उनमें वजन पैदा होगा। उस टाइम पे कोई रोग नहीं आ पाएगा क्योंकि आपने पोटाश दिया है। पोटाश में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो लड़ाई करती है, और सल्फर से प्रोटीन और एंजाइम्स निर्माण में मदद करता है। तो इसके अंदर सल्फर भी होता है और पोटाश भी होता है। तो इस तरीके से आपको अपना फर्टिलाइजर शेड्यूल बनाना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण पे आपको पूरा ध्यान देना चाहिए, चाहे आप हाथ से करें या फिर आप कोई वीडीसाइड डालें। रोग कीट प्रबंधन पे भी पूरा ध्यान रखें, जैसे ही कोई आपको रोग या कीट दिखाई दे तो उसका उचित तरीके से तुरंत आप उसको समय पे ही निरीक्षण करके और दवाई लें। अब पूजा जी, जो आपने क्वेश्चन किया था, आपने जो प्रश्न किया था कि डीएपी अगर कोई फार्मर डाल रहा है तो उसको जीरोन पावर प्लस कितना डालना चाहिए, पहली चीज। दूसरा आपने पूछा था कि इसके फायदे क्या होंगे, तो यहाँ पे मैं आपको ये पूरा एनालिसिस एक बताता हूँ इस स्लाइड के माध्यम से। और जो हमारे किसान भाई धान से संबंधित या किसी भी क्रॉप से संबंधित जुड़े हों, वो इस स्लाइड का फोटो भी अपने मोबाइल में ले सकते हैं। बाद में इस पे अगर आपको समझ में नहीं आए तो हमको प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो एनालिसिस मैंने ऐसे किया, जैसे आपने देखा ये आपका कॉलम नंबर 3, यहाँ पे डीएपी का एक बैग अगर लेते हैं तो हमको नाइट्रोजन और फास्फोरस 9 किलो नाइट्रोजन मिलता है, फास्फोरस 23 kg मिलता है, और डीएपी की कॉस्ट होती है 1350। अभी भी गवर्नमेंट के हिसाब से 1350 ही है। जहाँ पे भी आप लोगों को अगर कॉस्टली मिल रही होगी तो वो आपका एरिया के हिसाब से डीलर्स या आपकी सोसाइटी ज्यादा पैसा ले रही है, इसका प्राइस यही है।
1350, ठीक है। इसके अगेंस्ट में मैंने बोला कि आपको 3 बैग जीरॉन पावर प्लस लेना है और साथ में 20 किलो यूरिया लेना है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन नहीं है, जबकि डीएपी के अंदर नाइट्रोजन है। तो अगर 3 बैग जीरॉन पावर प्लस और 20 किलो हम नाइट्रोजन लेते हैं, यूरिया लेते हैं, तो उसके अंदर हमको 20 किलो यूरिया के अंदर 9.2 kg नाइट्रोजन मिल जाएगा, क्योंकि 46% होता है। 3 बैग में हमको 24 किलो फास्फोरस मिल जाएगा। तो यहां तक को तो हमने इसको बैलेंस कर दिया। ये जो हमको फास्फोरस वाला डोज और नाइट्रोजन वाला डोज है, ये कंप्लीट कर दिया। लेकिन अब इसके अंदर मैंने बताया था आपको 6 न्यूट्रिशन वैल्यू है। सल्फर है इसके अंदर, तो सल्फर आपका 16.5% हमको एडिशन मिल जाएगा 3 बैग में। कैल्शियम हमारा 28.5 किलो 3 बैग में हमको ज्यादा मिल जाएगा। जिंक हमको 750 ग्राम मिल जाएगा। बोरान हमको 300 ग्राम ज्यादा मिल जाएगा और मैग्नीशियम 750 ग्राम मिल जाएगा। लेकिन इसकी वैल्यू करीब आएगी हमारी 2250 रुपए, जो कि हमारा किसान करीब 870 रुपए ज्यादा खर्च करेगा। लेकिन हमको ये 5 पोषक तत्व ज्यादा मिलेंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि फास्फोरस तो इसको हमने बैलेंस कर दिया। अब अगर ये 5 पोषक तत्वों का हम हिसाब किताब निकालें, तो लास्ट स्लाइड में यहाँ पे देखो बाजार मूल्य के हिसाब से, तो हमको 2500 रुपए ये सामान खरीदने के लिए लगेंगे। ऐसे इतने न्यूट्रिशन वैल्यू अगर हम मार्केट से खरीदने जाएं, बोरान खरीदने जाएं, जिंक खरीदने जाएं, तो हमको इतनी 2500 रुपए की वैल्यू ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इसको अगर हम ये 870 में माइनस कर दें, तो हमको 1700 रुपए पर एकड़ का फायदा फिर भी होगा, 1700 रुपीज पर एकड़। और हम क्वालिटी फूड हमारी फसल को देंगे। हम सारे न्यूट्रिशन एक साथ समान मात्रा में शुरुआती अवस्था से देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब हमारी फसल के लिए और हमारे किसान के लिए एक फायदे का सौदा है। इसको आप लोगों को समझ के और उपयोग में लाना चाहिए। थैंक यू सर, आपने ये बहुत अच्छे से समझाया कि डीएपी वर्सेस जीरोन पावर प्लस का सही में क्या क्या उपयोग किया जा सकता है और इससे हमारी यील्ड कैसे बढ़ाई जा सकती है। मैं आशा करती हूँ कि ये सभी किसान भाइयों को भी समझ में आया होगा। सभी किसानों से मेरा अनुरोध है कि अगर आपका उस स्लाइड के ऊपर, जो पिछली स्लाइड अभी सर ने दिखाई थी, उसके ऊपर कोई भी सवाल है तो कृपया चैट बॉक्स में जरूर डालें। तो इसके बावजूद सर हमने ये भी सुना है कि आरएमपीसीएल किसानों की फसलें निकलने के बाद उसका पोषण परीक्षण भी कराती है। अगर आपके पास ऐसा कुछ परिणाम है तो कृपया आप हमें जरूर दिखाएं, ताकि हम मान सके कि महावीरा जीरोन पावर प्लस सही में पोषण देता है फसलों को। यस पूजा श्योर। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और हम लोग पोषण प्रबंधन पर ये इतना ही काम नहीं कर रहे हैं कि हमारे किसान की यील्ड को बढ़ाया जाए। हम पोषण परीक्षण पे हमने शुरू से बताया था कि हमारा फोकस ये है कि जो अगर हमने जहां पे जीरोन पावर प्लस का उपयोग किया है जिस फसल में, उसके दाने के अंदर या उसके हस्क के अंदर उस फसल की न्यूट्रिशन वैल्यू कैसी आएगी। तो वहां तक हमने परीक्षण कराने शुरू किए और हम किसानों से भी अपील कर रहे हैं टाइम टू टाइम कि वो अपनी फसल का परीक्षण कराने के लिए आगे आए और अपना प्रोडक्ट जो है जिंक, बोरान, मैग्नीशियम फोर्टिफाइड करके बाजार में बेचें। तो ये स्लाइड जो आप देख रहे हो, ये आपका पैडी पे मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन आईसीआर के थ्रू कराया था कृषि विज्ञान केंद्र पे, और उसके रिजल्ट्स ये हमको शेयर किए गए। तो आप ये देख सकते हो कि T3 में हमारा ये फोर्टिफाइड एसएसपी जिसमें जिंक, बोरान और मैग्नीशियम है वो डाला गया है। उसके ऊपर स्लाइड में डीएपी डाला गया है। एक सब T1 को कंट्रोल प्लॉट के रूप में लिया गया है और T4 में एसएसपी नॉर्मल यूज किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जहाँ पे जीरोन पावर प्लस का उपयोग किया गया है वहां पे आप देखो करीब 47 क्विंटल तक की यील्ड आई है, ग्रेन यील्ड। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें स्ट्रॉ भी बहुत ज्यादा है, उसकी यील्ड भी बढ़ जाती है। तो स्ट्रॉ भी करीब आपका 20% ज्यादा निकला है। आप देखो करीब
67.6 क्विंटल पर हेक्टेयर इन्होंने निकाल के दिया है, जबकि वहीं डीएपी में 61 है और आपका एसएसपी में 58 है। तो 20% आप यील्ड ग्रेन की, 20% यील्ड आप एक्स्ट्रा की इंप्रूव कर सकते हैं इसके द्वारा। फिर अगर ग्रेन टेस्टिंग की बात करें हम, तो ये स्लाइड हमारी ग्रेन टेस्टिंग की है कि इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कैसे बढ़ती है। तो ये आज की डेट में ये बहुत ही आवश्यकता भी है समाज के लिए और हमारे लिए भी कि हम जो भोजन खाएं वो बहुत हेल्दी खाएं और बहुत अच्छा खाएं। पैडी और व्हीट एक ऐसी क्रॉप है कि रेगुलर हम लोग यूज करते हैं, तो इसके ग्रेन के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आप देख रहे हो जहाँ पे ये हमने न्यूट्रिशन वैल्यू यहाँ पे पैरामीटर्स लिए, ये स्लाइड में आपका स्लाइड नंबर कॉलम नंबर 2 में, यहाँ पे कॉलम नंबर 3 में यूनिट्स है, यहाँ पे आपका टेस्ट रिजल्ट टीएसपी वर्सेस हमने इसको जीरोन पावर प्लस किया है और यहाँ पे जीरोन पावर प्लस है, फिर उसके बाद ये डिफरेंस है और लास्ट की कॉलम में मेथड्स हैं, किस मेथड से ये टेस्टिंग हुए हैं। गवर्नमेंट के सारे मेथड रहते हैं, अप्रूव्ड मेथड रहते हैं कि जैसे आपको बोरान टेस्ट करना है तो वो किस मेथड से करना है, आपको कैलोरी चेक करनी तो क्या मेथड से करनी है। तो ये टेस्टिंग हमने कराई है फेयर लैब गुड़गांव, हरियाणा में है ये, गुड़गांव में, और अच्छी रिपोर्ट देते हैं ये। हमारे फार्मर चाहें तो उनका भी हम टेस्टिंग करा के दे सकते हैं यहाँ से। एक टेस्टिंग का करीब 10,000 रुपये खर्चा आता है। तो इसमें आप देखिए, आप मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, ये आपका 10 ग्राम्स के अंदर कितनी मात्रा में बढ़ गए। 100 ग्राम में आपका 5.54 आपका मैग्नीशियम बढ़ गया, 0.54 आपका जिंक इंप्रूव हुआ, कैल्शियम आपका 4.26 इंप्रूव हुआ। ये ग्राम में है सारे। तो ऐसे आप ये देखो तो आपका सारे न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू बढ़ गई। और साथ में एक आपको ये देख के बड़ा खुशी होगी यहाँ पे कि फास्फोरस जो है, फास्फोरस जहां पे टीएसपी डाला था और जहां पे जीरोन पावर प्लस डाला, तो जीरोन पावर प्लस में फास्फोरस की मात्रा कम आई ग्रेन के अंदर। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। साइंस कहती है कि अगर आपका फास्फोरस किसी फूड में ज्यादा है तो वो आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन, जो दूसरे न्यूट्रिशन है, उनको काम नहीं करने देगा। सेम जैसे आपकी सॉइल में है वैसे आपकी बॉडी में। तो इसमें आपका फास्फोरस रिड्यूस हुआ। आप देखो 94 यहाँ पे आया, यहाँ पे 114 आया। तो ये फूड खाने के लिए एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आपका ग्रेन बनाता है, जहां पे हम जीरोन पावर प्लस डालते हैं। इससे आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। मेरे ख्याल में सभी किसान भाइयों को इस स्लाइड के माध्यम से जरूर समझ में आया होगा कि जीरोन पावर प्लस आज के टाइम की कितनी अच्छी खाद है। यस सर, ऑफ कोर्स। ये स्लाइड देखने के बाद हम सभी को बहुत संतुष्टि हुई है कि वाकई में जीरोन पावर प्लस फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हम हमारी फसल का पोषक तत्व तो बढ़ा ही रहे हैं, जबकि उसकी क्वालिटी भी बढ़ रही है। तो सर, ये तो हुई पोषण की बात, लेकिन अगर पैडी की फसल में देखा जाए तो उसमें बहुत सारी तकलीफें भी आती है। तो उसका क्या सुझाव है सर, जो किसान भाई अपनाकर अपनी यील्ड भी बढ़ा सके और अपनी फसल की क्वालिटी भी बढ़ा सके? तो प्लीज आप हमें उसका कुछ सॉल्यूशंस बता दीजिएगा सर। तो की चैलेंजेस जो है और उनके रिकमेंडेशंस, सॉल्यूशंस हैं पूजा, वो मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे अपने किसान भाइयों के लिए। एक तो क्लाइमेट चेंजेज और इलेक्ट्रिक मानसून बहुत बड़ा रीजन है। तो उसके लिए हमने आपको बताया भी था कि स्ट्रेस टॉलरेंट वेराइटीज का सिलेक्शन करना चाहिए, जो वेराइटी स्ट्रेस ले सकें। क्रॉप इंश्योरेंस पे जाना चाहिए, वेदर बेस्ड एडवाइजरी लेनी चाहिए और माइक्रो न्यूट्रिएंट का उपयोग आवश्यक रूप से करना चाहिए। फिर वाटर स्केर्सिटी के लिए आपके साथ हमने स्लाइड में डिस्कस किया AWD, DSR, SIR, ये जो सारे इरिगेशन मेथड्स हैं, इनके थ्रू हमको हमारा शेड्यूलिंग करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे भी हमको फोकस करना है, हमारे किसान भाइयों को फोकस करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होते हैं, जैसे आपका जो जमीन है उसमें आपके कुछ कुएं बने होंगे, आपका
कहीं पे ऐसा एरिया होगा जहाँ सारा पानी इकट्ठा होता होगा, तो आप उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके वहां पे उस पानी का यूज कर सकते हैं। पेस्ट डिसीज एंड रेजिस्टेंस पे आपको काम करना है, उसमें आईपीएम मेथड पे ज्यादा जोर देना है। अभी सारे लोग आईपीएम मेथड पे जा रहे हैं, केमिकल पे जाना है लेकिन केमिकल पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, और बायो कंट्रोल एजेंट्स को यूज करना है, रेजिस्टेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, सीड ट्रीटमेंट करने हैं, और क्रॉप रोटेशन का उपयोग किसान भाइयों आवश्यक रूप से करना है। क्रॉप रोटेशन आपको हर एक फसल के लिए बहुत ही आवश्यक है, तो उस पर आपको फोकस करना है। और उसके बाद फिर ईल्ड ग्रोथ के लिए न्यू हाइब्रिड वेराइटीज आपको सिलेक्ट करनी है। प्रिसीजन न्यूट्रिशन, जैसे मैंने न्यूट्रिशन वैल्यू का बात किया है, सॉइल हेल्थ कार्ड का बात किया है। सॉइल हेल्थ कार्ड को आपको अपना मॉनिटर करना है, अपने आप से बना लेना है अपने घर पे, और पूरे 3 साल में एक बार उसको चेक कराना है। सॉइल कार्बन चेक करते रहना हर एक साल, और फार्मर ट्रेनिंग कैंप्स ये बहुत जरूरी है। तो ये जहाँ पे भी आपको इस तरीके की फैसिलिटी मिले कि कोई फार्मर कैंप लगा हुआ है, कृषि विज्ञान केंद्र का कोई प्रोग्राम हो रहा है, कंपनीज कोई प्रोग्राम कर रही हैं, उनको आपको परफेक्टली ज्वाइन करना चाहिए और अपने नोट्स बनाने चाहिए। हाई कॉस्ट ऑफ द कल्टीवेशन, तो इसके लिए आपको कस्टम हायरिंग सेंटर्स पे एफपीओ बेस्ड आपको जाना है। अगर आपके सराउंडिंग कोई एफपीओ है तो उसको ज्वाइन कर लो, वहां से आपको बहुत सब्सिडी मिलती है, कई बार सीड में, फर्टिलाइजर में, और कई बार आपको रेट्स वगैरह में भी या इंश्योरेंस क्लेम में भी वो लोग आपकी हेल्प करते हैं। तो ऐसे किसी न किसी उससे आपको जुड़ जाना चाहिए। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज जो होते हैं हमारे, जो हम हार्वेस्टिंग के बाद लॉस करते हैं, उन पे अगर हमने फोकस किया तो हमारे देश की बहुत बड़ा वॉल्यूम बच सकता है। तो हमको मॉडर्न ड्राइंग सिस्टम यूज में लाने चाहिए, और हमको जो हमारा स्टोरेज सिस्टम है उसको इम्प्रूव करते रहना चाहिए। वेयर हाउसेस, गवर्नमेंट को जो वेयर हाउसेस में मटेरियल रखते हैं वहां पे भी अच्छे ढंग से उनको फ्यूमिगेट वगैरह करके मटेरियल को रखना चाहिए, और फार्मर लोग जो अपने घरों में रखते हैं उसका फ्यूमिगेशन आवश्यक रूप से वो करें। अब की टेक अवे जो आपको लेने हैं, फॉरवर्ड जो लेने हैं, वो उसमें पॉइंट नंबर 1 आपको अडॉप्ट स्ट्रेस टॉलरेंट हाई यील्डिंग वेराइटीज। मैंने सबसे पहली स्लाइड में बताया था कि हाई यील्डिंग वेराइटीज पे आप लोग जाइए, और जो आपकी एग्रो क्लाइमेटिक जोन को सूट होती। ये बहुत, देखिए ऐसा नहीं कि एक्स पर्सन ने अगर कोई एक्स वेराइटी लगाई है तो बाई को भी वो सुइटेबल हो जाए, भले ही आपका डिस्टेंस 30 किलोमीटर की रेंज का हो। आपको एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए। और उसके बाद शिफ्ट फ्रॉम द फ्लड इरिगेशन टू AWD और DSR, तो आपको ये इरिगेशन मेथड भी थोड़े चेंज करना चाहिए। इससे भी काफी यील्ड पे फर्क पड़ता है। कंटिन्यूएशन, अगर पैडी के फील्ड में आपका पानी रुका हुआ है तो वो आपकी रूट डिजीज बहुत ज्यादा क्रिएट कर देता है, जड़ें सड़ने लगती हैं, वो सही ढंग से फूड सप्लाई नहीं कर पाती हैं, तो उस पर काफी ध्यान देना चाहिए। रिड्यूस वाटर यूज बाई द 20 to 35% while maintaining yield and the reduce ग्रीन हाउसेस गैस। आपको ऐसे सिस्टम पे जाना है जहां पे वाटर आपका 20 से 30% तक आपका कम कंज्यूम हो। यूज सॉइल टेस्टिंग, आपको मैंने बताया 3 साल में एक बार सॉइल टेस्टिंग कराइए, आप जहां पे भी करा सकते हैं, प्राइवेट लैब्स में, गवर्नमेंट लैब्स में। और LCC बेस्ड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करना है आपको। LCC क्या है? लीफ कलर चार्ट। जब यूरिया आप डालते हो तो लीफ कलर चार्ट आता है, वो बहुत कॉस्टली भी नहीं आता है, हर एक किसान खरीद सकता है। उससे अपनी पत्ती को मैच कर लो, उसके हिसाब से आपको नाइट्रोजन का यूज करना है। एक्सेस नाइट्रोजन भी बहुत ही हार्मफुल रहता है आपको। और मैकेनिकल खेती पे अभी आज की डेट में जाना है आपको, हार्वेस्टिंग या फिर ट्रांसप्लांटिंग, ये सारे काम मैकेनिकल उस पर ले जाने हैं, तो आपकी कास्ट काफी सेव हो। और ज्वाइन ए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मैंने बताया था FPO, जो आपके सराउंडिंग अच्छे FPO हैं उनको आप लोग ज्वाइन करें, नहीं तो FPO जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं वो FPO बनाएं, और जिससे कि आपको जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैं
जो प्राइजेज हैं उसमें आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आए, सारी फैसिलिटीज आपको मिले। सो टुगेदर वी ब्रिज द यील्ड गैप एंड द इंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर द ग्रोइंग इंडिया। हम सभी लोग अगर मिलके चाहें एक स्वर में कि हमको भारतवर्ष में, हमारे गांव में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में हमको यील्ड गैप को भरना है, तो निश्चित रूप से हम भर सकते हैं। यील्ड गैप क्या है? 4900 केजी से और यहाँ पे 2900 केजी, तो जो आपका 2000 केजी का यील्ड गैप है उसको हम क्वालिटी के साथ भर सकते हैं। सो दोस्तों, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बिगिंस विद द स्मार्ट न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट। आपका न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके जो 18 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, साथ में INM सिस्टम को आपको लागू करना है। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट जो मैंने आपको बताया था, आपका ऑर्गेनिक, केमिकल और बायो, इन तीनों को मिला के आपको एक इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट बनाना है, उसी पे काम करना है। WSF पे पूरा फोकस करना है। जब स्टैंडिंग क्रॉप हो तो आपको वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का उपयोग आवश्यक रूप से करना चाहिए। नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरा ध्यान देना है। जो नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया बलीको, ये हमारा नैनो टेक्नोलॉजी पे बना हुआ प्रोडक्ट है। ऐसे प्रोडक्ट को अपने किट में आप सम्मिलित करना है। और जीरॉन पावर प्लस, ये आपकी हर एक फसल का राजा है खादों में। इसको न्यूट्रिशन का सिक्सर इसीलिए हम लोग बोलते हैं। तो दोस्तों, फीड द सॉइल, हमको मिट्टी को अच्छा भोजन देना है, और फीड द क्रॉप, और अपनी क्रॉप को भी अच्छा भोजन देना है। तब हम जाके ये दोनों काम करेंगे, तब हम जाके वर्ल्ड को अच्छा भोजन दे सकते हैं। तो आप ये स्लोगन याद कर लो, फीड द सॉइल, फीड द क्रॉप, देन फीड द वर्ल्ड। सो टुगेदर वी ग्रो। हम लोग ये संकल्प लें आज कि हम एक साथ मिलके ग्रो करेंगे, और उसमें यील्ड, क्वालिटी और सॉइल हेल्थ का पूरा ध्यान रखेंगे ट्रस्टेड एग्रोनॉमी के थ्रू। और इसको, एग्रोनॉमी को हम एक साइंस बनाएंगे, क्योंकि एग्रोनॉमी मीन्स जितनी भी एग्रोनॉमी प्रैक्टिसेस हैं उनको साइंस की तरह आप उपयोग करो। जैसे वाटर मैनेजमेंट है, साइंस की तरह आप उपयोग करो उसका। सीड ट्रीटमेंट है, ये एक साइंस है। तो मिट्टी का स्वास्थ्य है, ये एक साइंस है। हमारा जो भी हम क्रॉप लगाते हैं उसका जमीन में उगने से लेके और हार्वेस्टिंग तक, ये पूरा एग्रोनॉमी साइंस पे चलता है। तो उसका पूरा उपयोग करिए आप लोग। और हमारी तरफ से फार्मर हमारा फर्स्ट अप्रोच है। चैनल एक्सीलेंस हमारा होना चाहिए। जो हमारे डीलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनको हम एक्सीलेंस बनाना चाहते हैं। और मेजरेबल इम्पैक्ट, ये तीनों चीजों से हम समाज में लाना चाहते हैं। तो ये आज का हमारा विजन और मिशन RMPCL का था। और इसके थ्रू हम धान की फसल को पूरे भारतवर्ष में जो हमारा गैप है यील्ड का, उसको भरना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छे से जानकारी हमारे साथ शेयर की है धान के बारे में। तो इस वेबिनार को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री SP चौहान सर, हेड ऑफ वैल्यू एडेड बिजनेस, वाटर सोल्यूबल से लेकर माइक्रो न्यूट्रिएंट की स्पेशलिटी तक। चौहान सर हर पोर्शन को आगे ले जाते हैं। आइए उनसे समझते हैं धान की फसल में सूक्ष्म पोषण तत्वों के क्या खास, सूक्ष्म पोषण तत्व क्यों खास है। चौहान सर प्लीज। थैंक यू पंडित जी एंड पूजा जी। पंडित जी ने बहुत अच्छी तरीके से पूरा वर्णन किया है, और पूजा ने बड़े अच्छे सवाल किए हैं। सबसे पहले तो मेरा आप सभी को नमस्कार। अब देखिए, मैं सुन रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में जो प्रोडक्शन है वो 102 क्विंटल पर हेक्टेयर, और इंडिया में जो है वो 29 क्विंटल पर हेक्टेयर, यानी 3.5 गुना ऑस्ट्रेलिया में इंडिया से ज़्यादा प्रोडक्शन है। तो ये मुझे लगता है कि हमें सभी को सोचना चाहिए, और हमारी सभी की एक तरीके से ये उत्तरदायित्व भी है कि इस बड़े गैप को हम लोग कैसे फिल कर सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, ऑलरेडी पंडित जी ने पूरा एक्सप्लेन किया है, और आपको थक भी गए होंगे क्योंकि 1 घंटे के आसपास हमारा सेशन हो चुका है। लेकिन कल संडे है,
और इंटरनेशनल योगा डे भी है, तो हम सभी के लिए मतलब छुट्टी का दिन भी है और एक रेजुवेनेट करने का टाइम है। उस उपलक्ष्य में कंपनी ने एक बहुत अच्छा योगा डे का सेशन भी रखा है। मैं तो जो किसान भाई जुड़े हैं उनसे भी उम्मीद करूंगा कि अगर उनका इंटरेस्ट है तो हम उनको अपने कल इस सेशन का लिंक शेयर कर सकते हैं, वो अपने स्थान से इसको कनेक्ट करके वो भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मैं आपको बोल रहा था कि ये जो इतना बड़ा गैप है, अब इस गैप के कोई एक कारण तो होंगे नहीं, बहुत सारे कारण होंगे, उनको हम ढूंढ के और उनका प्रयोग करना शुरू करें तो निश्चित रूप से हम लोग 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, लेकिन कुछ सालों में तो हम लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। तो मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि कहाँ हम छोटी छोटी चीजों को ऐड करके अपने प्रैक्टिस में अपने प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, मैं फोटो में देख रहे हो, ये 4 प्रोडक्ट आप देख रहे हो लेफ्ट में, बैलमेट, फेरोची, चैल्ट्री, चैलग्रो। ये मैं आपको बता भी देता हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। चैल्ट्री और चैल्ट्री गोल्ड, ये 2 प्रोडक्ट हैं। चैल्ट्री 12% जिंक है और चैल्ट्री गोल्ड जो है वो 17% जिंक है। जो फेरोची है ये 12% 17% आयरन है। जो चैलग्रो है ये 10% मैग्नीज है। और जो बैलमेट है ये मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ग्रेड है, मिक्स ग्रेड। बीच में आप देख रहे हो सिमट्रॉन। सिमट्रॉन का पांडे जी ने वर्णन किया है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सिमट्रॉन एक माइक्रो राजा है, कई सारे काम है इसके, बट इसके जो एक महत्वपूर्ण काम है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। वैसे तो ये रूट जोन को बड़ा करता है। रूट जोन को बड़ा करने के बाद जो उसके जो रूट के जो वो है, रूट का जो जोन है, जो उसकी पतली पतली कैपिलरीज जाती हैं, सॉइल के अंदर जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं पानी में भी पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। बट इसका जो इम्पोर्टेंट एक रोल और भी है वो ये है कि ये सिट्रिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड 2 एसिड सीक्रेट करता है। जब इसको हम अप्लाई करते हैं तो 2 एसिड ये सीक्रेट करता है। उससे जो हमारा वहाँ का आसपास का पीएच है वो डाउन हो जाता है। तो पीएच डाउन होने से क्या होता है कि जो फॉस्फोरस क्या होता है, फॉस्फोरस हम डालते हैं जब चाहे हम किसी भी फॉर्म में दें, तो जो हमारी सॉइल में एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, ये तुरंत फॉस्फोरस उसके साथ में बॉन्ड बना लेता है। एल्यूमिनियम फॉस्फेट बना लेगा, आयरन फॉस्फेट बना लेगा, कॉपर फॉस्फेट बना लेगा, तो बॉन्ड बना लेता है। बॉन्ड बनाने से क्या होता है कि वो जो फॉस्फोरस है वो फिक्स हो जाती है। हम खुश हो रहे हैं कि हम लोगों ने इतना अप्लाई कर दिया, बट एक्चुअल में प्लांट ले कितना रहा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो प्रोडक्ट है, ये 2 एसिड सीक्रेट करके वहां एक पीएच को कम करता है, उसको थोड़ा एसिडिक फॉर्म में लेकर आता है, और हमारा जो फास्फोरस इमीडिएटली जो फिक्स होता है उसको फिक्स नहीं होने देता। स्टडी यहां तक भी कहती है कि जो ऑलरेडी फिक्स है, जो हमने पहली क्रॉप में डाला है, ऑलरेडी जो फिक्स फास्फोरस है उसको भी मोबिलाइज करने में हेल्प करता है। तो इस प्रोडक्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हमेशा हर क्रॉप में, हर सीजन में आप सोइंग के समय अप्लाई करें, और फॉस्फोरस के साथ मिला के अप्लाई करेंगे तो आपकी फॉस्फोरस की जो उपलब्धता है प्लांट के लिए उसको इंक्रीज करता है, उसको बढ़ाता है। और मैं आपको बताता हूं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट क्यों इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जब सोइंग करते हैं हम NPK का ध्यान रखते हैं, और K का भी ध्यान नहीं रखते हैं, NP पे ज्यादा ध्यान देते हैं। DAP डाला तो हमने NP डाल दिया, अगर हमने जो भी बताया फर्टिलाइजर डाला, हमने पावर प्लस डाला या जीरोन डाला, तो उसमें फॉस्फोरस दे रहे हैं। फास्फोरस के साथ कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट ऑटोमेटिकली जा रहे हैं, जिसका बेनिफिट हमारे फार्मर अपने क्रॉप में लेता है। बट अगर हम लोग केवल DAP या कुछ और डाल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स डाल रहे हैं, तो उसमें तो हमारे पास वो भी न्यूट्रिएंट नहीं है। तो मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि ये न्यूट्रिएंट्स अगर हम सोइंग के समय लगा तो क्यों इंपॉर्टेंट है, इनका क्या सपोर्ट हमारी क्रॉप को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट को अगर हम सोइंग के समय लगाते हैं तो वो एक फाउंडेशन की तरह काम करता है। फाउंडेशन मतलब जैसा कोई हम बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, उसकी नींव जितनी मजबूत हो जाती है, हमारी बिल्डिंग
उतनी ही मजबूत बनती है। तो जब हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को सोइंग के समय लगाते हैं तो वो एक नींव का काम करती है। उसमें क्या फायदे होते हैं? जो उसका रूट का डेवलपमेंट है वो फास्ट होता है, उसकी जो जर्मिनेशन है वो यूनिफॉर्म होता है, और जो सीडलिंग होता है, जो उसका जर्मिनेट होकर जो उसका पौधा निकलता है, उस पौधे में एक विगर होता है। विगर मतलब ताकत होती है, जिससे वो बड़ी आसानी से सोइल के ऊपर आता है और उसकी ग्रोथ होती है। इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हम न्यूट्रिएंट्स अप्लाई करते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता को भी प्लांट को बढ़ाता है। अब हम इनका प्रयोग कैसे कर सकते हैं? हमारे पास दो वे हैं इसको लगाने के, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को। एक तो हम सीड ट्रीटमेंट कर लें, या हम बेसल में फर्टिलाइजर के साथ मिक्स कर लें। सीड ट्रीटमेंट में मैं नहीं जा रहा हूं अभी, क्योंकि इसकी हर सीड के लिए अलग ट्रीटमेंट है। मैं केवल बेसल की बात करूंगा। बेसल में डालने के अगर हम फर्टिलाइजर के साथ इसको डाल रहे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को, देखिए जीरोन पावर प्लस अगर आप डाल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी आप जिंक दे रहे हो, बोरॉन दे रहे हो, मैग्नीशियम दे रहे हो, कैल्शियम उसके अंदर है, सल्फर उसके अंदर है। तो ऑलरेडी 5 न्यूट्रिएंट आपके जा रहे हैं फास्फोरस के साथ साथ। लेकिन सारे फार्मर इन प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे। मैं तो ये चाहूंगा कि सभी यूज करें। सभी यूज नहीं करते, या कोई फार्मर यूज करता है तो वो पूरी सोयल में यूज नहीं करता है। कई बार वो आधे सोयल में यूज करेगा, कई बार वो 1/3 में करेगा, कई बार 2/3 में करेगा। तो उसके पास बाकी एरिया ऐसा बचता है। या वो फार्मर जो हमारा अभी फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे, वेट कर रहे हैं, उनके पास वो दूसरे फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि उनके लिए ये क्यों फायदे करते हैं। सबसे पहला है ये कि ये रूट के डेवलपमेंट को बहुत फास्ट करते हैं। जब आप माइक्रोन्यूट्रिएंट सोइल में लगाते हैं तो जैसे ही सीडलिंग बाहर आता है, जैसे प्लांट जर्मिनेट होता है, तो उसके रूट के डेवलपमेंट को बहुत फास्ट करता है। दूसरा क्या है कि जो न्यूट्रिएंट है उस न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल कराता है, उस न्यूट्रिएंट्स को की अवेलेबिलिटी, उपलब्धता प्लांट को ज्यादा करते हैं। और तीसरा इसका फायदा क्या होता है कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो सीड में एक सीड को जो सीड के साथ एक बॉन्ड बना देता है, जिससे जो हमारा सीड के साथ बॉन्ड बना के जो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है, उससे जो हमारा न्यूट्रिएंट की वेस्टेज होती है, लीचिंग हो गया, फिक्सेशन हो गया, उसको कम कर देता है। तो 3 बेनिफिट आप मान के चलो कि 3 बेनिफिट इसके हमारे मिलते हैं। अब मैं थोड़ा ये बताऊंगा कि क्या क्या प्रोडक्ट हैं और उनका इंडिविजुअल बेनिफिट क्या क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, अभी अगर मैं बात करूं कि हम क्या उपलब्ध करवा रहे हैं, जो हम उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं हम उसको बता देंगे, उसको आप मार्केट से ले सकते हो। ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर है, ग्रेड है। हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट में वहां की सोइल को देख के उन्होंने अपने ग्रेड फिक्स कर रखे हैं। फिलहाल हम 3 स्टेट में ये ग्रेड दे रहे हैं, उसका नाम वेलमेट है। तो महाराष्ट्र में ग्रेड 1 के नाम से दे रहे हैं। उसके अंदर क्या क्या होता है? उसके अंदर देखिए 5 न्यूट्रिएंट ऑलरेडी होते हैं। जिंक 5% होता है, बोरॉन 1% होता है, मैग्नीज 1% होता है, आयरन 2% होता है, कॉपर 0.5% होता है। इसमें इसकी डोज जो है वो 2.5 किलो पर एकड़ की है। और अगर हम इसको बाद में दें, सपोज करो कोई मिस कर जाते हैं, बाद में देना चाहते हैं, तो उसकी डोज फॉलियर में 1.25 किलो रहती है। बट मेरा जो एम्फेसिस है, मेरा जो जोर है इस बात पे है कि हम लोग इसको सोइंग के समय ही दें। जैसे आप देखो ना, बचपन से जिसकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है ना, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, उसको बीमारियां कम लगती हैं, उसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। दूसरा मैं जाऊंगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ग्रेड 2 के नाम से ग्रेड हम दे रहे हैं। उसके अंदर ये 4 माइक्रोन्यूट्रिएंट है। जिंक 5% है, बोरॉन 0.5% है, मैग्नीज 1% है, और कॉपर 0.5%। तीसरा जो गुजरात में हम दे रहे हैं, गुजरात में हम ग्रेड 5 के नाम से देते हैं। इसमें यहाँ पे 6 है, 1 2 3 4 5 न्यूट्रिएंट है। जिंक 5% है, बोरॉन 0.5% है, मैग्नीज 0.5% है, आयरन 2% है, और कॉपर 0.2%। तो 3 स्टेट में ऑलरेडी हम लोग ये ग्रेड दे रहे हैं। अगर कोई भाई ये चाहता है कि भाई मैं इंडिविजुअली अलग अलग ना लेके मैं एक इकट्ठा डाल दूं, तो ये ऑप्शन उनके लिए है। बट अगर कहीं आपको इकट्ठा नहीं मिल रहा है तो इंडिविजुअली आप मार्केट में उपलब्ध है, हम भी दे रहे हैं।
जहां हमारा प्रोडक्ट आपको अवेलेबल नहीं हो रहा है, वहां आप किसी भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का ये प्रोडक्ट लेके डालें, जरूर डालें। उसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट, तो ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें आप ये देखोगे कि ये जो न्यूट्रिएंट है, कौन सा न्यूट्रिएंट क्या काम करता है, उसकी उपयोगिता क्या है। नेक्स्ट स्लाइड देखो, जिंक। जिंक अगेन मैं कहूंगा कि जिंक की बहुत सारी फॉर्म आपको देखने को मिलेंगी मार्केट में, 33% भी मिलती है। इसके अलावा जिंक ऑक्साइड फॉर्म में भी आता है। हम दो फॉर्म में दे रहे हैं, जिंक चैल्ट्री। जिंक जो हम देते हैं वो हमारा जो ब्रांड नेम है वो चैल्ट्री और चैल्ट्री गोल्ड। दोनों में फर्क ये है कि चैल्ट्री 12% आता है और चैल्ट्री गोल्ड जो है 17% है। परसेंटेज का फर्क है, लेकिन चैल्ट्री गोल्ड के और भी एडवांटेज है। अब इसका काम क्या है, मतलब अगर हम बुआई के समय नहीं लगाएं तो हमारे क्या लॉस होता है, और हम लगा दें तो क्या बेनिफिट होता है। ये ग्रोथ हार्मोन को रेगुलेट करता है, जिससे सेल का डिवीजन फास्ट होता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी अर्ली ग्रोथ होती है ना, जो शुरुआत वृद्धि होती है हमारी प्लांट की, वो फास्ट होती है। तो आप देखो, अगर हम इसको यूज नहीं करेंगे या सोइंग के समय यूज नहीं लगाते हैं और हमारे सोयल में भी कमी है इसकी, तो हमें अर्ली एडवांटेज जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। दूसरा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये बोरॉन है। बोरॉन से क्या होता है कि हमारे जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। रूट का एलोंगेशन, मतलब जो उसकी रूट की जो लंबाई होती है, इसको बढ़ाता है। और फ्यूचर में, मतलब जो आपने शुरू में यूज किया, आपको 2 एडवांटेज मिल गए, लेकिन अगर आप फ्यूचर में इसको दोबारा यूज नहीं भी कर पाते हैं तो भी आपको फ्लावर और फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तीसरा है मैग्नीज। मैग्नीज हम चैलग्रो के नाम से देते हैं। बोरॉन हमारा जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो महावीरा बोरॉन के नाम से देते हैं, और बहुत अच्छी, मतलब वर्ल्ड का जो बेस्ट सोर्स है वहां से मंगा के देते हैं। और जिन जिन भाइयों ने, जिन जिन डीलरों ने इसका प्रयोग किया है कि वो रेगुलर बेसिस पे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बेनिफिट क्या करता है, मैग्नीज जो है ना, एक लिग्निन का सिंथेसिस करता है। जब हम मैग्नीज डाल देते हैं तो मैग्नीज क्या करता है कि एक पॉलीमर है, पॉलीमर उसका नाम है लिग्निन। तो लिग्निन क्या करता है कि लिग्निन एक तो हमारे जो सेल वाल होता है ना, जो सेल वाल होता है, उसकी कोशिकाएं होती है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। प्लांट का जो स्टेम होता है वो मजबूत होता है। और दूसरा ये क्या करता है कि जो सोइल, जो पृथ्वी की ग्रेविटी है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके अगेंस्ट में काम करता है। अगेंस्ट में काम करने का मतलब पौधे को ग्रोथ लेने के लिए हेल्प करता है। लिग्निन के अलावा 35 और दूसरे एंजाइम्स हैं जो इससे निकलते हैं, और वो एंजाइम सारे मेटाबॉलिक जो फंक्शंस होते हैं प्लांट के, नाइट्रोजन का एसिमिलेशन होता है, उसमें हेल्प करता है। तो ये मैग्नीज हम लोग बहुत कम यूज करते हैं। हमारे फोर्टिफाइड फर्टिलाइजर जो हम बता रहे हैं उसके अंदर भी मैग्नीज नहीं है। तो मैं सभी से ये कहूंगा कि आप इनका प्रयोग करना शुरू करें। इसके बाद है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम बहुत अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट है, लेकिन खासकर कहाँ पे प्रयोग होना चाहिए, जो पल्सिस है, जो दालें हैं, जो भी अब खरीफ में दालें लगा रहे हैं, कोई उड़द लगाएगा, मूंग लगाएगा, उसमें इसका प्रयोग बहुत जरूरी है। इसको लगाएं। इससे क्या होता है कि जो उसकी रूट्स के अंदर जो गांठें होती हैं, आप सब जानते हैं, जो किसान भाई हैं, हमारी जो टीम है, सब जानते हैं, उनके जो रूट्स में नोडुल्स होते हैं, उनकी ग्रोथ को फास्ट करता है, जिससे नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी फास्ट हो जाता है, और प्लांट वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेके उसको अपने इम्बाइब करके उसका ग्रोथ में हेल्प करता है। इसको मोलिब्डेनम हमारी पोर्टफोलियो में नहीं है। मोलिब्डेनम अगर आप कहीं अच्छी कंपनी का मिलता है तो उसको लेके इसका प्रयोग करें। एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है आयरन। ये फेरोची के नाम से हम इसको बेचते हैं। ये क्या काम करता है, इसका जो बेसिक काम है एनर्जी प्रोडक्शन काम है। जो एटीपी, मतलब जो एक एनर्जी का पार्ट है, सेल डिवीजन में काम आता है। और ये क्लोरोफिल का सिंथेसिस करता है। क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस में काम आता है। क्लोरोफिल वही है जो हरा भाग होता है, जो पत्तियों में हरा देखते हैं, हरियाली उसकी क्लोरोफिल से ही होती है। तो क्लोरोफिल के सिंथेसिस में मदद करता है। तो प्लांट जैसे ही सॉइल के ऊपर आएगा, निकल के बाहर आएगा, वो अपना खाना खुद बनाना शुरू कर देता है। तो ये एडवांटेजेस हैं इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के। मैं सभी से बोलूंगा कि जो अभी तक यूज नहीं कर रहे हैं, कृपया करके इनका इस्तेमाल शुरू करें। तभी जो हमारा जो मोटो है ना कि कहाँ ऑस्ट्रेलिया और कहाँ हम लोग 3.5 गुना प्रोडक्शन वो लोग ले रहे हैं, तो बहुत सारी और भी चीजें हैं।
बट जो चीजें मैंने बताई हैं इनका प्रयोग जरूर करना शुरू करो। तो निश्चित रूप से आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, आपका जो क्रॉप आएगी, आपका जो प्रोड्यूस आएगा वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा, आपकी सॉइल अच्छी रहेंगी और आपके जो इम्यूनिटी सिस्टम प्लांट का बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपकी उसके अंदर पेस्ट कम लगेगा, आपके अंदर बीमारियां कम लगेगी। अब मैं बोरोन का थोड़ा सा विस्तार से बता दूं। जो मैंने एक माइक्रोन्यूट्रिएंट बताया उसमें एक बोरोन हमारा है, ऑलरेडी हम इसको मार्केट में दे रहे हैं और काफी सालों से दे रहे हैं। मेरा ये अनुभव है कि जिस मार्केट में हमने इस बोरोन को दिया है, क्या होता है कि शुरू में सभी को एक बार लगता है कि पता नहीं आप जो बता रहे हैं उतना उस लेवल का है या नहीं है, बट हमारे लिए इसमें खुशी का कारण ये है कि जहां भी हमने दिया, जिस फार्मर ने भी इसको यूज किया है वो फिर इसी को रिपीट करते हैं, वही डीलर इसी को रिपीट करते हैं और हर साल हम इसकी जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाते जा रहे हैं। इवन कई बार तो हमको लगता है कि हमें बैकएंड में जो है ना, जहाँ हमारे सप्लायर है, ये अमेरिका का सोर्स है जहाँ से मंगाते हैं, कई बार तो हमें उनके साथ लड़ाई लड़नी पड़ती है। हमारी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, वो हमको कम देते हैं, तो फिर हमको समझाना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है, मेल करने पड़ते हैं, तब जाके हम लोग उसकी उपलब्धता करवा पाते हैं। कई बार मिल पाती, कई बार शॉर्ट सप्लाई भी हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? 100% वाटर सोल्यूबल है। कोई भी आप इसका परीक्षण करके देखें, अगर आप इसको सोयल पानी में डिजोल्व करेंगे 100% सोल्यूबल है। कई बार तो आप घोल के रख देंगे तो खुद बता नहीं सकते कि ये इसमें कुछ मिलाया अभी है या केवल पानी। सर्टिफाइड है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। आप कोई भाई अगर इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं अपने यहाँ पे, किसी का प्रोड्यूस बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है, आप बिल्कुल बिंदास जो है ना इसको अपने खेतों में इस्तेमाल करवा सकते हो। कम डोज में लगता है, कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर आप कंपेयर करोगे, कई बार क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा सस्ता ले लेते हैं, उसमें डोज भी ज्यादा लगानी पड़ती है, इनसॉल्युबल भी होता है। तो मैं तो ये मानूंगा कॉस्ट इफेक्टिव वो है, अगर महंगा खरीद के भी आप एडवांटेज ज्यादा ले रहे हो, उसका फायदा ज्यादा ले रहे हो, तो मेरे हिसाब से तो वो कॉस्ट इफेक्टिव है। और इसका जो रेजिडुअल इफेक्ट होता है, रेजिडुअल इफेक्ट जो है, जो प्लांट में जो चीजें चली जाती हैं जो नहीं जानी चाहिए, उसका न के बराबर रेजिडुअल इफेक्ट है। तो ये हम इसको ऑमरी सर्टिफाइड भी बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको जरूर यूज करें। बोरोन के और बहुत सारे फायदे हैं, पांडे जी ने भी बताए हैं, आपको समय समय पे हम बताएंगे भी। और बिना माइक्रोन्यूट्रिएंट के कोई खेती ना करें, आप शुरुआत करें, जो कर रहे हैं वो रेगुलर करें, और जिन्होंने नहीं किया वो स्टार्ट करें और इसको लगा के इसका भरपूर फायदा उठाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं तो अभी मतलब यही आपके साथ कुछ लर्निंग शेयर करना चाह रहा था। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमसे शेयर करी और इस वेबिनार से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। तो सर पांडे सर, क्या अब हम किसानों को उनके क्वेश्चन का आंसर दें? हाँ बिल्कुल, तो स्वागत है। सभी किसान साथियों से हमारी रिक्वेस्ट है कि कृपया आप अपने सवाल पूछिए अनम्यूट होके। और सभी से एक रिक्वेस्ट है कि सवाल पूछते टाइम आप अपना नाम, कांटेक्ट नंबर और जिला और स्टेट जरूर बताएं, ताकि आरएमपीसी आपसे कांटेक्ट पे रहे, मोबाइल से जुड़े और समय समय पर आपको सभी क्रॉप्स की जानकारी देते रहे। थैंक यू। यहाँ चैट बॉक्स में क्वेश्चन आए हैं, लेकिन यहाँ पे कपास के बारे में शुभम पाटीदार ने पूछा है कि मैं सोयाबीन के वेबिनार अटेंड नहीं कर पाया था, बहुत ही अच्छी जानकारी मिली थी, तो धान नहीं लगाते हैं, बाकी जानकारी अच्छी मिली है, ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये वेबिनार एक्चुअली ऐसा है कि आप धान लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, हो सकता है कि आपका कोई रिलेटिव लगाता हो, तो आपको जानकारी लेना या नॉलेज गेन करना तो अच्छी बात है। होशंगाबाद से किसी का सवाल है, मतलब उनका नाम नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो वो बोल रहे हैं कि ज़ीरोन पावर प्लस डालने से क्या किसान को डीएपी नहीं डालना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, बहुत सही प्रश्न है, और ये गलती हमारे किसान भाई बार बार करते हैं। तो मैंने एक स्लाइड बताया भी था, डीएपी वर्सेस महावीरा जीरोन पावर प्लस। जहां पर आपने 3 बैग महावीरा जीरोन पावर प्लस डाल दिया, ठीक है, जैसे धान की बात कर रहे हैं, धान के खेत में रिकमेंडेड डोज वही है 1 एकड़ का, तो फिर आपको डीएपी का उपयोग नहीं करना है, पहली चीज।
दूसरी चीज, साथ में पोटास का उपयोग आवश्यक रूप से करना है, और नाइट्रोजन को 3 से 4 भाग में स्प्लिट डोज में देना है, मतलब डिवाइड करके, एक साथ नहीं डालना है। तो मेरे ख्याल में आपको जीरॉन पावर प्लस के साथ में कभी भी डीएपी या एनपीके का उपयोग नहीं करना चाहिए। किसान भाइयों के लिए एक और विशेष तौर से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आप ऐसा भी नहीं करें कि आपने एक बैग डीएपी डाल दिया, एक बैग जीरॉन पावर प्लस डाल दिया। जीरॉन पावर प्लस जहां पे आप डाल रहे हैं वहां पे डीएपी का उपयोग नहीं करें, जो रिकमेंडेड डोज है उसका उपयोग करें, तो आपको बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे। हाँ बोलिए सर। यहाँ पे अगर सर कुछ लोगों ने डीएपी कम डाला था और कुछ लोगों ने नहीं डाला, अपना सुपर डाला था, अच्छा रिजल्ट आया सर। अच्छा, कौन सी क्रॉप में? धान में सर, पेटी होता है यहाँ तो फिर टोटल। अच्छा, और मैंने अभी ग्रुप में महावीर जेरोन का डाला था, मेरे पास 500 लोगों का ग्रुप है, तो आज ही 150 कट्टे की रिक्वायरमेंट आई उसमें। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। आपका पूरा नाम क्या लिखते हो आप? प्रमोद कुमार शर्मा, सिद्धि विनायक कृषि सेवा केंद्र सोपरू। प्रमोद कुमार शर्मा। और आपका नंबर क्या है? 9826286492। 9826286492। 9826286492। तो प्रमोद कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और आपके जो फार्मर ग्रुप आपका है 500 लोगों हाँ। का, जी जी सर, मेरी पेस्टिसाइड की शॉप है। अच्छा, मैं जाता हूँ, करता हूँ फील्ड में, तो फार्मरों को लिख के देते हैं हम कि भाई ये महावीर जेरोन ला के डाल लो आप। ठीक है, तो आपका नंबर मैं अपनी टीम को दे दूंगा। हाँ, वो कई साल सारे भी मैंने बिकवाया था। अच्छा। और महावीर जेरोन से हम काफी संतुष्ट हैं। इसमें रेंज बहुत है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, रिजल्ट अच्छे हैं। अभी मैंने मूंग में भी बेचा था आपका थोड़ा बहुत। हालांकि मूंग का काम मैंने ज्यादा नहीं किया, दान का काम ज्यादा चलता है यहाँ पे, मेन पेडी है। तो मैं आपका नंबर हमारी टीम को दे देता हूँ। आपके जो फार्मर्स हैं, अगर उनको कोई डिफिकल्टी आती है जी सर, तो जी सर, आपको टीम हमारी कनेक्ट करेगी उन किसानों को, और जी सर, आपको टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। हाँ जी सर। मैं एक और क्वेश्चन करना चाह रहा था कि इस साल क्या है, डीएपी लोगों को मिल नहीं पा रहा है जी। तो मेरी इच्छा है महावीर जेरोन का ज्यादा से ज्यादा यूज करवाएं लोगों को, ताकि उनको रिजल्ट मिल सकता है। जी ठीक सर। हाँ बिल्कुल, अच्छा अच्छा विचार है आपका। महावीर जेरोन का तो उपयोग आपको कराना ही चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो बहुत ज्यादा हैं। प्रोडक्ट बहुत टेस्टेड है, सब लोगों ने उपयोग किया हुआ है, और इसके फायदे अभी आपको मैंने स्लाइड के माध्यम से दिखाए हैं। आपकी पैदावार नहीं, आपके दाने की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। तो जिस तरह आपने बताया 0.050 का जो स्प्रे होता है, वाकई में बहुत अच्छा रिजल्ट ला कर देता है जी। दाने में इससे बारीक पानी भी आता है, और जो खाली दाना नहीं निकलता। जी जी जी, दाना पूरा पकता है इससे। जी मैंने थैंक यू प्रमोद कुमार जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक सर, राधे राधे सर। जी राधे राधे। और कोई हमारे किसान भाई? जी गुड आफ्टरनून सर, आशुतोष तिवारी सर। हाँ बोलिए आशुतोष। यस सर, मैंने प्रियांशु त्रिपाठी के अकॉर्डिंग कॉलिंग पे सर मैंने सोयाबीन की खेती किया था, और मैं प्रियांशु त्रिपाठी के अकॉर्डिंग कॉलिंग पे सर उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा सलाह दिया था, और समझ आइए मैं उनके सलाह के अकॉर्डिंग कार्य भी किया, और मैं 3 बैग जीरोन को प्रति एकड़ के हिसाब से अपने सोयाबीन की क्षेत्र में डाला, जिसके कारण मैंने सर डीएपी भी नहीं डाली, कोई कैल्शियम नाइट्रेट वाली मतलब खाद नहीं डाली, और मेरा 2 क्विंटल प्रति एकड़ उपज उत्पादन अधिक हुई है सर। इसके लिए जो हमारे प्रियांशु त्रिपाठी सर है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद अदा शुक्रिया करता हूँ सर। थैंक यू आशुतोष जी, कि आपको सेटिस्फाइड रिजल्ट मिले, और आपसे हमारी टीम, जैसे प्रियांशु जी हैं, आपकी टीम निरंतर आपको सहयोग देती रहेगी। आपके कोई नहीं भी सर, देखिए बहुत अच्छा प्रियांशु सर ने इतनी अच्छा सलाह दिया, 2-3-4 बार हमको उन्होंने स्वयं कॉलिंग किया है, हमको प्रेशर भी किए भैया आप ये चीज डालिए, और मैंने किया,
और सर ये गारंटी है कि प्रियांशु सर के कहने पे मेरे खेत में 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ सोयाबीन होता था और आज 2 क्विंटल प्रति एकड़ मेरी फसल उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है सर। इससे मैं प्रियांशु सर के प्रति बहुत बहुत सर धन्यवाद का शुक्रिया करता हूँ सर। अब मैं बहुत ये बढ़िया। चाहता हूँ कि प्रियांशु सर से मैं मिलना भी चाहता हूँ सर, और आने वाले समय में अगर आपकी टीम जो है अगर हम लोग को सपोर्ट करेगी तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे गांव में हमारे जितने भी किसान भाई लोग हैं उनको हम लोग इकट्ठा करेंगे और आपकी टीम अगर एक बार हमारे गांव में आ जाए और जितने भी हमारे किसान भाई लोग हैं अगर उनको ये जीरोन जो है उसको डालने के लिए अगर अग्रसर किया जाएगा तो मैं ये वादा कर रहा हूँ सर कि जीरोन डालने से जो भी हमारे किसान हैं जो सोयाबीन की खेती कर रहे हैं उनकी फसल उत्पादन बढ़ेगी तो बढ़ेगी सर, ये मैं वादा कर रहा हूँ सर। बहुत अच्छा। पहली बात तो ये है कि प्रियांशु जी आप कनेक्ट हो क्या? एक बार अपना कैमरा ऑन करो। प्रियांशु जी, प्रियांशु कनेक्ट हो क्या आप? सर प्रियांशु त्रिपाठी नाम है सर, प्रियांशु हाँ त्रिपाठी। प्रियांशु, आप कैमरा ऑन करो अपना। जी सर। और आशुतोष जी आप भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। जी यस सर। हाँ अभी अभी आप देखिए, एक दूसरे को आप देख लीजिए। आशुतोष जी, प्रियांशु जी यही है सर, जो गुड आपकी बात करते हैं आपसे। गुड आफ्टरनून सर, प्रियांशु सर। यस सर, बताएं। बहुत अच्छा सलाह सर आपने दिया था और आप ही के चलते सर आज मेरा 2 क्विंटल प्रति एकड़ सोयाबीन की फसल उत्पादन अधिक हुई है सर, और जी मैं सर। आपसे मिलना चाहता हूँ सर। ओके सर, अगला विजिट आपके वहाँ रहेगा, जरूर एक बार मुलाकात होगी आपसे। तो प्रियांशु जी आपके गांव में कब आप मीटिंग ऑर्गेनाइज कराएंगे बताइए? आशुतोष जी जब बोले तब ऑर्गेनाइज हो सकती है। ठीक है, डेट देखिए फिक्स सर, करिए मैं और तो हमको भी इन्फॉर्म आप करना। जब भी कहेंगे फॉर्मल कलेक्शन करने की जिम्मेदारी मेरा है सर। बस अगर आप हमारे गांव में आ जाएंगे तो मैं ये वादा कर रहा हूँ सर, हमारे मतलब मैं फर्स्ट बार जीरो डाला था अपने खेत में और हमारे डालने को देख करके 2-4 ऐसे किसान हैं उन्होंने भी जीरो का प्रयोग किया है और उनकी फसल उत्पादन बहुत अच्छी हुई है सर। सर तो आपका गांव प्रियांशु कौन सर सा है आप एक बार आशुतोष जी? हमारे, आपका गांव कौन सा है आशुतोष जी? मेरा सर आस्था जो है सर जावर। आष्टा। हाँ आष्टा, ठीक है। जी जी, तो अरे आस्था प्रियांशु जी सुरकर आप जावर इनके जो है साथ सर में पिपरिया मिलके गांव पड़ता है सर आप इनके साथ में मिलके डेट फाइनल कर लो और वो राइट सर। डेट मुझे भी कम्युनिकेट करो। कोशिश करूंगा कि मैं भी उस मीटिंग में आऊँ। राइट सर, एक्चुअली ये महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में है सर, यूपी उत्तर प्रदेश से। फर्स्ट अच्छा टाइम सर यूपी में है? अच्छा हाँ, मैं फ्रेश आष्टा यहाँ पे जी समझ रहा जी। हूँ। और सर फ्रेश नंबर के थ्रू इनके कनेक्टिविटी हुई थी मैं मेरी। वहां पे रह रहा हूँ सर ना, वहीं पे रहता था। हमारी यूपी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। आप यूपी टीम जी वहां जी पे आएगी, मीटिंग करेगी और हम उसका यस सर। ऑर्गेनाइज ये करेंगे। अजीत प्रताप होंगे अभी मीटिंग में। सर जितेंद्र देशमुख सर। हाँ जितेंद्र जी बोलिए। सर यहाँ तेलंगाना में पैडी पे पैडी लिया जाता है, आंध्र प्रदेश में पैडी पे पैडी, तो गैप रहता है। अक्टूबर नवंबर में फसल ये होने के बाद फिर लगाते हैं सर, तो क्रॉप रोटेशन वैसा नहीं हो पाता है सर। पैडी पे पैडी लोगे तो आपको बहुत मतलब कंटिन्यूएशन में लोगे तो दिक्कत तो आएगा, लेकिन कोई पल्सिस वगैरह इस टाइप से रबी में या फिर ग्रीन मैन्योर, आप रोटेशन में ग्रीन मैन्योर ले सकते हो। ओके राइट, ठीक है ना, एक बार ग्रीन मैन्योर लेके फिर पैडी पे पैडी ले सकते हो। ठीक है राइट, थैंक यू। तो पूजा, अगर कोई प्रश्न और नहीं है हमारे किसान भाई का तो फिर हम क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ जाएं। सर यहाँ पे रामकिशोर शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर आप प्लीज हाँ, यस। अपना माइक अनम्यूट करिए। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैं ये बोलना चाह रहा था कि सिम्ट्रॉन को फार्मर क्या है ट्रांसप्लांटिंग के 20 दिन के बाद डालते हैं। सर अगर फार्मर इसको पहले डाल ले, जो बेसल डोज डाल रहा है उस समय ही, तो उसको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। बट फार्मर प्रैक्टिस ऐसी है कि वो ट्रांसप्लांटिंग के 20 दिन के बाद जब पहला यूरिया लगाता है तो उसी के साथ डालता है। तो मैं इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि एक बार फार्मर को यहाँ से बोल देंगे कि प्री डाले। नहीं, आपका सही बात है रामकिशोर जी, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जब मैंने डोजेज बताए थे
तो बेसल डोज में ही सिम्ट्रॉन को बताया था। नहीं, आपने सर बताया है, लेकिन फार्मर प्रैक्टिस बता रहा हूँ सर, आपने तो बेसल डोज में ही बोला है। तो जब भी आप कहीं मीटिंग करते हो या आप फार्मर के प्रोग्राम्स करते हो तो वहां पे कम्युनिकेशन यही रखो कि बेसल डोज में ही देना। धीरे धीरे वो लोग अवेयर हो जाएंगे। हिमांशु जी जरा रिपीट कर सकते हैं क्या आप पूछ रहे हैं? हिमांशु शर्मा जी। सर जो हमारे इधर धान में क्या होता है, दो जड़ हो जाती हैं। एक तो मेन जो रूट होती है, और ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद में उसमें सेम जो नीचे वाली है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, और उससे ठीक आधा इंच की कंडीशन पे, या मतलब आप मान के चलो 2 सेंटीमीटर पे एक अलग से रूट डेवलप हो जाती है, और ना तो वो पेड़ ग्रोथ पे ज्यादा चल पाता, ना वो फुटेर कर पाता। तो हिमांशु जी वो रूट नहीं होती है, वो टिल्लिंग्स होते हैं, जो टिलर निकलते होंगे, जो मैं समझ पा रहा हूँ। नहीं नहीं सर, वो आप- टीलरिंग ही, उसमें टीलरिंग ही नहीं हो पाती ज्यादा। अच्छा, जी, तो उसे मतलब अगर इधर वेस्टर्न यूपी की बात करें तो पाइप बनने वाली कंडीशन बोल देते हैं, पाइप बन गया इधर। हम्म, और सर ये देखिए, समस्या मेरे हिसाब से काफी ज्यादा मेरे हिसाब से आजकल हो रही है। हिमांशु, जो मैं इसमें समझ पा रहा हूँ, कभी भी किसी भी चीज में ऑब्स्टेकल आता है तो बाईपास वाली सिचुएशन आती है ना। निश्चित रूप से ये सारे खेतों में है या किसी कुछ खेतों में है? सर ये वाली जो कंडीशन है आजकल ज्यादा बढ़ती जा रही है। पिछले लास्ट ईयर कुछ कम थी, लेकिन इस बार जो अभी 60 धान लगा हुआ है उसमें लगभग 40% ये वाली सेम कंडीशन है यही। देखो, ये स्टडी का एक सब्जेक्ट है। मेरे हिसाब से तो कॉम्पैक्टनेस बहुत है सोइल में, जहाँ पे इस तरह की हो रहा है ना कि उसका प्राइमरी रूट पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, रूट डेवलप नहीं हो रही है, तो शायद इसलिए ऐसा हो। जी, बट देखिए, रूट मतलब एक चांस है, बट आई एम नॉट श्योर। यही कारण हो सकता है, और भी कारण हो सकते हैं। बाकी जैसे अभी 1-2 दिन में मैं मंडे में फील्ड विजिट करता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको उसका जो फोटो है वो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा जरूर, पांडे सर के साथ में। बिल्कुल, आप शेयर देखिए, करना आप उसका कोई। दो चीजें देखना उसमें जी जब आप फील्ड में रहो, कि एक तो जो रूट है वो, जहां से आप बता रहे हो कि सेकंड रूट है, वह कितनी अंदर उसकी रूट है, पहली चीज। ठीक है, पहले फर्स्ट रूट कितनी अंदर है सॉइल के। दूसरा, वो सॉइल का अगर कहीं आप ये दिखवा सकते हो पीएच, तो वो मेरे ख्याल में न्यूट्रिशन, जब वो उसमें टिल्लिंग होनी चाहिए तो उसको फूड नहीं मिल पाता। तो जो जो रूट बना है, फिर वहां से वो टिलर्स कुछ बनाती है क्या? सर, उसका क्या होता है, जैसे ट्रांसप्लांटिंग करी उसके कुछ टाइम बाद उसमें येलोनेस आ जाती है, और जो टीलरिंग हाँ, पे चलने वाली कंडीशन है वो टीलरिंग पे ना चल के वो ऐसा रहता है कि जैसे मतलब इसमें कुछ डाला ही नहीं है, या बिल्कुल बिल्कुल। निमेटोड वाला, जैसे निमेटोड वाले प्लॉट की कंडीशन हो जाती है, सेम ऐसे ही रहती है। हाँ, तो उसमें आप या तो सॉइल बोर्न डिजीज में ट्राइकोडर्मा वगैरह भी थोड़ा उपयोग करके देखो। ठीक है। दूसरा, आप सॉइल के लिए क्या, सॉइल हेल्थ के लिए कुछ डाल रहे हो क्या उसमें? तो सर यही प्रॉपर अपना फर्टिलाइजर चल रहा है। नहीं नहीं, ये तो आप न्यूट्रिशन इसके लिए दे रहे हो पौधे के, उसके लिए आप मिट्टी के लिए कुछ कर रहे हो क्या? FIM कोई अच्छा क्वालिटी का? ये वो सर, ये और अपना जो है जो देसी खाद डालते हैं, ये FIM जो रहता है इसी पे ही चल रहे हैं किसान। अच्छा, जी तो वो एक बार थोड़ा चेक करो आप कि सॉइल में प्रॉब्लम है, या तो ये सॉइल बोर्न डिजीज कोई आ जाती है, या फिर आपका फर्टिलाइजर अपटेक नहीं हो रहा। तो आपकी ये हुई ब्रांचिंग, वो टिल्लिंग हो ही नहीं पा रही। सर दो ही पांडे रीजन हो सर, सकते हैं। मदन जी सर। सर हाँ ये मदन, बासमती के लिए कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट रहता है सर? हाँ बिल्कुल रहेगा। बासमती के लिए मतलब जो हमने ये बात किया न्यूट्रिशन वैल्यू का, ये एक RDF नॉर्मल डोज के हिसाब से है। जी। तो अब इसमें जैसे जो हाई यील्डिंग वेराइटी है HYV, तो उसमें डोजेज फिर चेंज हो जाएंगे, थोड़े से बढ़ जाएंगे। तो थोड़ा तो सा वो आप मुझे, बासमती के लिए एक कोई प्रॉपर पैकेज हो, प्रैक्टिस है जो, तो सर वो दीजिए ताकि वो
मतलब जो है ना फार्मर्स को ज्यादा बेटर तरीके से हम बता सके। ठीक है, बासमती के लिए बना के दे देंगे। आप मुझे उस एरिया का ईल्ड डाटा दे देना कि मतलब ठीक है। कितना ईल्ड तक आता है, तो उसके ठीक है। हिसाब से हम उसको ये कर देंगे। ठीक है सर। क्योंकि ये डोजेज जो हमने डिक्लेयर किए हैं यहाँ पे, वो नॉर्मल कंडीशन में जो लोग पैडी लगाते हैं उनके लिए किए हैं भाई। 24 kg फास्फोरस, ठीक है, पोटास आपका 16 kg। जो हाई यील्डिंग वैरायटी है उनके लिए फिर बढ़ जाएगा। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपने इतना आपका कीमती समय निकाल के हमसे इस वेबिनार में जुड़े और हमारे सभी शुरुआत से लेकर एंड तक हमारे साथ बने लिए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच पांडे सर, आपने बहुत अच्छे से जानकारी दी। सभी किसान भाइयों को आपकी जानकारी सुनकर बहुत अच्छा लगा। ये हमें आशा है कि जरूर ये अपने खेत में इस जानकारी का उपयोग करेंगे। थैंक यू सो मच चौहान सर, आपने सूक्ष्म अन्य द्रव्यों के बारे में इतनी अच्छी जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाई। हमें आशा है कि वो आगे से सूक्ष्म अन्य द्रव्यों का उपयोग अपने खेत में जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम हमारा यह वेबिनार यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।